दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की ये जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही अच्छी है। आप लोग प्लीज़ एक बार इस स्टोरी को पूरा सुनिएगा ज़रूर। वैसे तो ये स्टोरी इतनी अच्छी है कि एक बार अगर आप लोग इसे पढ़ने और सुनने बैठेंगे तो इसमें बंद कर रह जाएंगे। आपको भी बिना पूरी स्टोरी पढ़े चैन नहीं मिलेगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस स्टोरी को एक बार पूरा ज़रूर सुने। चलिए फिर स्टोरी को आगे शुरू करते हैं। हे परमात्मा, मेरी लाज बचा लो प्रभु। मेरी नैया बीच भर में गोते खा रही है। क्या यही परिणाम होता है तुम्हारी पूजा पाठ करने का। होंठ से लगातार बुदबुदाए जा रही थी वृंदा। आज बालकनी में खड़ी वृंदा जार जार रोए जा रही थी। ये कैसा मजाक नीति ने कर दिया। क्या उसके पापों की गिनती इतनी ज़्यादा थी कि उसके हिस्से में तनिक सी भी खुशियाँ नहीं बची। हे विधाता, तुम्हारा हृदय जरा भी नहीं पसीजा इतना दुख देते समय। क्या मेरे मासूम बच्चों पर भी दया न करोगे। हे ईश्वर, क्या तुम्हारा हृदय इतना पाषाण हो चुका है। कैसे कैसे झेल पाऊंगी मैं ये दुख, और कैसे झेल पाएंगे श्याम ये दुख। रोते रोते अचानक वृंदा का क्रंदन हिचकियों में तब्दील हो गया। बाहर हो रही बारिश भी जैसे उसका साथ निभाने को आतुर थी। आज से ठीक 10 दिन पहले तक कितनी खुशियां बरस रही थी उसके आंगन में। उससे बेहद प्रेम करने वाला पति। कुछ दिन पहले तक तो कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। प्यारे प्यारे मासूम से 3 बच्चे और सुख सुविधाओं में भरा उसका छोटा सा आशियाना। न जाने किसकी ऐसी कुदृष्टि पड़ी कि पल भर में सब खत्म हो गया। श्याम, श्याम, तुम यहाँ बैठ कर आराम करो। कानों में लीड लगाए मोबाइल देख रहे हो और मैं यहाँ पेट दर्द के कारण परेशान हो रही हूँ। मालूम है पिछले 2-3 महीने से ना जाने ये पेट क्यों दुख रहा है। वृंदा थोड़े गुस्से से कहती है। श्याम जब नहीं सुनता तो वृंदा गुस्से से उसके कानों में लीड निकाल देती है। अरे यार, ये क्या बदतमीजी है। साला चैन से इंसान अपना मनोरंजन भी नहीं कर सकता। श्याम भवें उचकाते हुए कहता है। अच्छा बताओ क्या कर रही हो। श्याम वृंदा के चेहरे पर गुस्सा और तनाव देखते हुए कहता है। वही यार, मेरा पेट दुख रहा है। वृंदा तड़प कर कहती है। कहीं ये पेट दर्द तुम्हारा वो हर महीने वाला तो नहीं। श्याम कहता है। नहीं, ये वो दर्द नहीं है। ये तो लगातार होता रहता है। बस दर्द की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तभी तेज होने लगता है दर्द, और कभी धीमा। पर अब न बर्दाश्त हो रहा है। वृंदा कहती है। ऐसा करते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। श्याम कहता है। पिछले 3-4 से हर साल तो एक अल्ट्रासाउंड हो रहा है, पर कभी कुछ नहीं निकलता। बस गैस ही गैस दिखाई देती है। वृंदा कहती है। कह तो सही रही हो, पर ऐसा कब तक चलेगा। ऐसा कहते हैं कि आज ही डॉक्टर से मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। तब तक तुम एक पेन किलर ले लो और आराम कर लो। श्याम वृंदा को दवा और पानी देता है। अच्छा, अब तुम थोड़ा सो लो, फिर चलते हैं शाम को डॉक्टर के पास। कहते हुए श्याम कमरे का एसी चालू करके वृंदा को एक चादर उड़ाकर लाइट बंद कर देता है ताकि वृंदा आराम से सो सके। और श्याम बच्चों के कमरे में आ जाता है। कमरे में बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे थे, पर सबसे बड़ा रवि, जो कि 13 साल का था, कुछ चुपचाप सा बैठा था, जैसे होकर भी नहीं था। और उससे 3 साल छोटी अनन्या और अनन्या से 2 साल छोटा सूरज, वो दोनों कैरम खेल रहे थे। पर सूरज ने खेल में बेईमानी कर ली थी, जिससे अनन्या ने सारी गोटी कैरम पर बिखेर कर खेल ही खराब कर दिया, और दोनों इसी कारण आपस में लड़ रहे थे। श्याम जैसे ही अंदर आया तो अनन्या और सूरज दोनों शांत हो जाते हैं और चुपचाप फिर से कैरम खेलने लगते हैं। रवि को इस तरह से अपने में खोया देखकर श्याम उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख उससे पूछता है। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या। श्याम पूछता है। नहीं नहीं पापा, रवि चौंकते हुए कहता है। तो फिर ये चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं। नहीं तो पापा। नहीं तो क्या, अपने पापा को भी नहीं बताओगे। तुम्हारे पापा चुटकियों में तुम्हारी सारी समस्या दूर कर देंगे। श्याम रवि के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है। अबोध और मासूम मन पिता का प्रेम पाकर पिघल गया और रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर श्याम परेशान हो जाता है। रवि की आंख में आंसू देखकर श्याम को इतना तो समझ आ गया कि बात
इतनी भी छोटी नहीं है जितना वो समझ रहा है। और फिर उम्र के जिस पड़ाव से रवि गुजर रहा है, उस पड़ाव में शरीर में और दिमाग दोनों में बहुत कुछ बदलता है। पापा, वो पापा, रवि अटकते हुए कहता है। हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? पापा, डरते नहीं बच्चे, बोलो। श्याम कहता है। पापा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। रवि डरते डरते बोला। स्कूल नहीं जाओगे? फिर क्यों बेटा? बस मुझे नहीं जाना पापा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं जाना? वो पापा, रवि हकलाते हुए बोला। पापा, आज किसी ने मेरे नाम से मेरी ही क्लास की एक लड़की को लव लेटर लिख दिया। पापा, सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं लिखा। ना जाने ये किसकी शरारत थी। पापा, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाया गया, बहुत डांट पड़ी और क्लास में सारे बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। पापा, मैंने बहुत कहा प्रिंसिपल सर से कि मैंने ये लेटर नहीं लिखा, पर मेरी किसी भी बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। तभी श्याम की नज़र रवि के गालों पर पड़ी। ये देखकर रवि का दिल हिल गया। गालों पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जो कि रवि के गालों पर चाटे की चुंगली कर रहे थे। और उन निशानों पर बनी आंसुओं की मोटी रेखा रवि के ना जाने कितने सारे बहते आंसुओं की चुंगली कर रहे थे। श्याम ने रवि को अपने गले से लगा लिया और स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। अभी श्याम को ऐसा लग रहा था कि रवि के गालों पर जो चांटे पड़े हैं वो रवि को नहीं, वरन उसे पड़े हैं। पिता का स्नेहिल स्पर्श पाकर रवि जैसे बर्फ की मानिंद पिघल गया और जोर जोर से रोने लगा। रवि का रुदन सुनकर अनन्या और सूरज भी सहम गए थे। ना रवि, ऐसे नहीं रोते बच्चा। कल तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे, मैं बात करूँगा तुम्हारे प्रिंसिपल से। जब तुमने गलती नहीं की तो सज़ा उन्होंने तुम्हें कैसे दे दी? श्याम बोला। आज अगर मैं बच्चों के पास नहीं आता तो मुझे तो मालूम ही नहीं चलता कि मेरा बच्चा मानसिक रूप से कितना परेशान हो रहा है। श्याम मन ही मन सोचता है, रवि, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो डरना क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी नहीं डरना। अच्छा बच्चों, आज रात में आपके पापा आपके साथ सोएंगे, पर पापा बेड तो 3 है, फिर आप कहाँ सोएंगे? छोटा सूरज मासूमियत से बोला। अरे, हम सब लोग ज़मीन पर गद्दा लगाकर सोएंगे। श्याम की बात सुनकर सूरज ताली बजाकर गाने लगा। ओहो, आज तो पापा हमारे साथ सोएंगे। इसके बाद श्याम सबसे पहले डॉक्टर को फ़ोन लगाकर उनसे शाम का अपॉइंटमेंट फिक्स करवाता है। देखिए मिस्टर श्याम, मैंने आपकी वाइफ को एग्जामिन किया है और पुराने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी देख ली है। आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी पत्नी का एक सीटी स्कैन करवा लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। और हाँ, कंट्रास्ट सीटी करवाइएगा, जिससे एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। डॉक्टर, कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है? श्याम पूछता है। देखिए, अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, रिपोर्ट आने दीजिए, फिर कहते हैं कुछ डिसाइड। कहकर डॉक्टर चुप हो जाती हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर पर वृंदा का सीटी स्कैन और रिपोर्ट में उसे कैंसर डायग्नोज होता है, वो भी 3rd स्टेज का। वृंदा को बच्चेदानी और ब्रेस्ट का कैंसर था। रिपोर्ट देख के वृंदा और श्याम के हाथ पैर फूल जाते हैं, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और सीटी की रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव आ जाते हैं। मिस्टर श्याम, आप किसी हायर सेंटर पर वृंदा का इलाज करवाइए, जैसे दिल्ली, मुंबई या फिर गुजरात, क्योंकि शरीर के जिस भाग में वृंदा को कैंसर है उस भाग को हम शरीर से बाहर निकाल कर वृंदा को बचा सकते हैं। और ये ऑपरेशन किसी अच्छे सेंटर पर होगा तो श्योरिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। और हाँ, आप वृंदा का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि कैंसर अपनी 3रे चरण पर है और हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर कहती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर वृंदा और श्याम दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं और वृंदा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो लड़खड़ा कर अचानक गिरने की होती है कि श्याम संभाल लेता है। किसी तरह दोनों घर आते हैं। वृंदा अपने आंसू साफ करती है और मुस्कुराकर घर में आती है। मम्मी पापा आ गए, सूरज ताली बजाकर कहते हुए
यहाँ वहाँ दौड़ लगाता है। तीनों बच्चों को देखकर वृंदा का कलेजा फटा जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो दहाड़े मार कर रो ले, पर फिर भी वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संयम करती हुई उसके आंसू जैसे आंखों के बांध तोड़कर बाहर निकलने को बेताब थे। श्याम बखूबी वृंदा की हालत समझ रहा था, पर वो भी बेबस था। इस समय बच्चों के सामने कैसे अपने दुख को बताता। पापा, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या बताया? अचानक रवि की आवाज़ से श्याम अपनी सोच से बाहर आया। हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। बस मम्मी को डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, बहुत कमज़ोरी आ गई है उनको, श्याम ने कहा। अच्छा बच्चों, चलो मम्मी को आराम करने देते हैं, श्याम कहता है। श्याम वृंदा को उसके कमरे में लटा आता है और बाहर आता है। पापा, भूख लग रही है, अनन्या कहती है। हाँ पापा, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, लेकिन मम्मी तो आराम कर रही हैं। फिर खाना कौन बनाएगा? सूरज कहता है। आज खाना हम सब मिलकर बनाएंगे। आज पापा कुकिंग करेंगे, श्याम कहता है। आपको आता है खाना बनाना पापा? मम्मी जैसा ही खाना बनाना पापा, सूरज कहता है। अरे बेटा, तुम खाकर तो देखना कितना टेस्टी खाना बनाता हूँ, श्याम कहता है। पापा, आप चलेंगे ना कल मेरे साथ स्कूल? रवि कहता है। रवि बात सुनकर अचानक श्याम को ख्याल आता है कि उसके स्कूल भी जाना है। हाँ बेटा, पक्का चलूँगा, तुम चिंता मत करो। रवि से तो श्याम ने कह दिया कि चिंता मत करो, पर रवि ऐसी चिंता के भंवर में घेरने लगा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वृंदा की समस्या भी जटिल थी। अगर वो वृंदा को बाहर इलाज के लिए ले जाता है तो इन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि दूर दूर तक भी कोई ऐसा नहीं था जिसके सहारे इन मासूम को छोड़ा जा सके। उनका स्कूल, पढ़ाई, खाना पीना, इन सब का कौन ध्यान रखेगा? ये सोच सोच कर श्याम को अपने सीने में एक दर्द की लहर महसूस होती है और वो अपना सीना पकड़कर किचन में एक तरफ खड़ा हो जाता है। श्याम की तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति निर्मित हो चुकी थी। बीवी को देखता है तो बच्चों को कौन देखेगा, और बच्चों को देखता है तो बीवी का इलाज कैसे होगा? ऐसा क्यों होता है ज़िंदगी में कि जब सब सही चल रहा होता है तो कैसे एकाएक सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं और भाग्य जैसे रूठ सा जाता है। अचानक श्याम कुछ निर्णय लेता है और आंख बंद करके भगवान से 2 मिनट प्रार्थना करता है। वो तय कर लेता है कि बाहर ना जाकर अपने ही शहर में वृंदा का इलाज करवाएगा, फिर परिणाम चाहे जो भी हो, क्योंकि बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकता है। उसके बाद वो खाने की तैयारी करता है। बच्चे भी अपनी यथाशक्ति उसकी मदद करते हैं। खाना बन जाने के बाद श्याम खाना लेकर वृंदा के पास जाता है, लेकिन वृंदा बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी। श्याम एकटक वृंदा के चेहरे की ओर देखता है। इन कुछ घंटों में जैसे वृंदा अचानक से कितनी बूढ़ी सी हो गई थी। पूरा चेहरा वृंदा का पीला पड़ चुका था। श्याम ना जाने कितनी देर वृंदा को देखता रहता है कि अचानक रसोई से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। श्याम खाने की थाली वहीं कमरे में रखकर जल्दी से रसोई की ओर जाता है और वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। सूरज और अनन्या दोनों घबराए हुए से खड़े थे और रवि भी आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ जाता है। अनन्या ने आम के अचार की बरनी तोड़ दी थी। पूरे रसोई घर में यहाँ वहाँ तेल, अचार और कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। श्याम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि अनन्या का डरा सहमा चेहरा देखकर उसे कुछ कहने की इच्छा श्याम क्यों नहीं हुई। बेटा, आपको अचार चाहिए था तो आप भैया से या मुझसे कहती, और देखो पैर में कांच नहीं चुभ जाए। चलो संभल कर यहाँ से जाओ। जब तक मैं ये रसोई साफ़ नहीं कर लूँ तब तक तुम तीनों में से कोई भी अंदर नहीं आएगा, श्याम कहता है। वृंदा, तुम सिर्फ आज लेटी हो तो ये हाल हो रहा है। तुम्हारे बिना कैसे कैसे कर पाऊँगा, कैसे सब संभाल पाऊँगा? वृंदा बेचारी, बच्चों को तो मालूम भी नहीं कि उनकी माँ किन हालातों से जूझ रही है। श्याम रसोई साफ करते करते मन में सोचता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि तभी एक कांच का टुकड़ा जोर से श्याम की उंगली में चुभ जाता है। आह! एक तेज आवाज़ श्याम के मुंह से निकलती है और उंगली से खून की धार निकलने लगती है। श्याम जल्दी से सिंक के नल चालू करके अपनी उंगली उस नल के नीचे करता है। कांच ज़्यादा अंदर तक नहीं घुसा था तो श्याम झटके से उस कांच के टुकड़े को खींच देता है
और डिटॉल से उंगली साफ कर बैंडेज लगा देता है, पर खून बहना नहीं रुक रहा था। अचानक श्याम को याद आता है कि ऐसे ही कट जाने पर वृंदा हल्दी का उपयोग करती थी, तो श्याम भी जल्दी से हल्दी लगाकर उंगली पर कॉटन लपेट देता है। कुछ देर बाद खून का बहना बंद हो जाता है, तो वो संभल कर धीरे धीरे सारी रसोई साफ करता है। इसके बाद वो वृंदा के पास जाता है। वृंदा अभी तक सो रही थी। एक मन होता है कि वृंदा को उठा दूँ और उसे खाना खिला दूँ। नहीं नहीं, सो लेने देता हूँ, जागेगी तो अभी दुनिया भर का टेंशन करेगी, श्याम मन में सोचता है और खाने की थाली लेकर बाहर आ जाता है। इसके बाद श्याम और बच्चे एक साथ खाना खाते हैं और जब सोने की बारी आती है तो सूरज और अनन्या में लड़ाई हो जाती है। पापा के पास मैं सोऊंगी, अनन्या कहती है। नहीं, मैं सोऊंगा, सूरज ठुनकते हुए कहता है। अच्छा अच्छा, लड़ो मत, मैं दोनों के साथ सोऊंगा, ओके। मेरी एक तरफ अनन्या और दूसरी तरफ सूरज और बीच में मैं, ओके। ओके पापा, अनन्या और सूरज दोनों खुशी से चिल्लाते हुए कहते हैं। रात करीब 1 बजे श्याम की नींद खुलती है, तो वो वृंदा के कमरे में जाता है तो उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो लाइट ऑन करता है तो देखता है कि वृंदा लेटी लेटी रो रही थी। वृंदा, वृंदा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? श्याम की आवाज़ सुनकर वृंदा अपने आंसू पोंछ लेती है, पर श्याम से ये नहीं छुप पाया। वो वृंदा के करीब आकर उसे गले से लगा लेता है और उसकी पीठ पर हाथ फेरता है। प्रेम और स्पर्श की गर्माहट पाकर वृंदा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फट पड़ता है। ये देखकर श्याम की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन ये समय कमज़ोर पड़ने का नहीं था। अगर वो भी टूट गया तो घर कैसे संभलेगा? बस यही सोचकर श्याम अपने आंसू आंखों में कैद कर लेता है। उन्हें पलकों की देहरी से बाहर नहीं आने देता है। क्यों चिंता कर रही हो पगली, मैं हूँ ना, बस तुम तो खुश रहा करो, सब सही होगा, श्याम कहता है। श्याम, मुझे बहुत डर लग रहा है, बच्चों का क्या होगा, इस घर का क्या होगा। कहते कहते वृंदा का रुदन हिचकियों में बदल जाता है। तुम भगवान की इतनी पूजा करती हो, फिर भी घबरा रही हो। वो सब सही करेंगे, भगवान ना इस समय हमारी परीक्षा ले रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा चलो कुछ खा लो, खाकर बताना कैसा खाना बनाया है मैंने। कहकर श्याम किचन में जाकर वृंदा के लिए खाना ले आता है और अपने हाथ से ज़बरदस्ती खिलाता है। श्याम, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का, वृंदा कहती है। प्लीज़ वृंदा, मेरे खातिर न सही पर बच्चों के खातिर कुछ खा लो, श्याम कहता है। वृंदा मुश्किल 2-4 बाइट ही खाती है। उसके बाद श्याम वृंदा को अपने सीने से लगाकर सुलाने की कोशिश करता है और दोनों प्राणी चिंता करते हुए रात के किस पहर नींद के आगोश में चले जाते हैं, उन्हें मालूम भी नहीं चलता है। अगली सुबह अलार्म की तेज़ आवाज़ से श्याम की नींद खुल जाती है। अरे अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं, इतनी जल्दी उठकर क्या करूँगा, सर भी भारी हो रहा है। अरे आज बच्चों का स्कूल का टिफ़िन भी मुझे ही बनाना है और फिर उन्हें तैयार करना है स्कूल के लिए। बस यही सोचकर श्याम उठ जाता है। सबसे पहले फ्रेश होकर ब्रश वगैरह करके वो पूरे घर में झाड़ू लगाता है और फिर नहाने चला जाता है। नहाकर आने के बाद वो बच्चों को जगाता है। उसके बाद वो किचन में जाकर बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करता है और फिर वो अपना और वृंदा का भी खाना तैयार करता है। श्याम एक मेल आज की छुट्टी के लिए अपने ऑफिस सेंड कर देता है। तब तक बच्चे भी तैयार होकर आ जाते हैं। वो तो अच्छा है अनन्या के बॉय कट बाल हैं, वरना वो कैसे अनन्या की चोटी बनाता। श्याम बच्चों को नाश्ता देते हुए सोचता है, वृंदा कैसे इतना सब मैनेज कर लेती है। पापा पापा, अचानक रवि की आवाज़ से श्याम का ध्यान टूटता है। रवि की आवाज़ सुनकर श्याम अपनी सोच से बाहर आता है। पापा, आज आप आ रहे हैं ना स्कूल? पापा, वो मैं बस से नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही चलूंगा, रवि कहता है। रवि के चेहरे पर इतनी टेंशन देखकर श्याम को उस पर दया आती है और वो रवि के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं हूँ ना, डोंट वरी, बस तुम अपने दिमाग से चिंता निकाल दो, पापा सब सही कर देंगे, ओके। कहकर श्याम रवि के गालों को धीरे से थपथपाता है। तभी बस का हॉर्न बजता है। चलो चलो बच्चों, जल्दी करो। और फिर श्याम अनन्या और सूरज को बस तक छोड़ के आता है। अच्छा रवि, मैं तैयार हो जाऊं, फिर हम तुम्हारे स्कूल चलेंगे।
ठीक है, तब तक तुम ऐसा करो, मम्मी को ये नाश्ता दे आओ। मम्मी, अब आपकी तबीयत कैसी है? रवि वृंदा को नाश्ता देते हुए कहता है। अरे मेरा बच्चा, आज मम्मा के लिए नाश्ता लाया, बड़ा हो गया मेरा बेटा। कहते कहते वृंदा की आंख भर आती है। मम्मी, आप रो क्यों रही हो? वो इसलिए कि आज आप इतने गुड बॉय हो गए हो ना। मम्मी को नाश्ता भी दिया, अपने आप तैयार भी हो गए, तो ना मम्मी मिस कर रही हैं आप बच्चों का उद्यम शोर। अंदर आते हुए श्याम ने बात संभाली। वृंदा भी तब तक थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। अच्छा सुनो, जरा मैं रवि के स्कूल होके आता हूँ, तब तक तुम जरा बस ये गेट बंद कर लेना, मैं एक आध घंटे में आऊँगा। कहकर रवि वृंदा के माथे पर एक किस करके उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और चला जाता है। वृंदा बस सुनी आंखों से श्याम और रवि को जाते हुए निहारती है। स्कूल में प्रिंसिपल रूम में, सर, आप बिना पूरी सच्चाई जाने कैसे मेरे बच्चे को सज़ा दे सकते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? श्याम प्रिंसिपल से कहता है। आप सच्चाई की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो प्रूफ है। कहते हुए प्रिंसिपल वो लेटर श्याम को देते हैं। श्याम गौर से उस लेटर को देखता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। श्याम का चेहरा देखकर प्रिंसिपल को बड़ा आश्चर्य होता है। विचित्र पिता हैं आप। एक तो आपका बेटा लव लेटर लिख रहा है और आप हैं मुस्कुरा रहे हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, सर मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि एक 8वीं कक्षा के बच्चे ने क्या खूब लेटर लिखा है, और दूसरा ये कि ये मेरे बेटे ने नहीं लिखा, क्योंकि ये हैंड राइटिंग मेरे बच्चे की नहीं है। अब आप इस क्लास के सारे बच्चों की कॉपी तो मंगवाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रिंसिपल रवि की क्लास टीचर को बुलाते हैं और सारे बच्चों की कॉपी भी मंगवाते हैं। सबसे पहले रवि की हैंड राइटिंग से मिलवाते हैं तो सच सामने आता है कि ये लेटर रवि ने नहीं लिखा था। और जब दूसरे बच्चों से लेटर की हैंड राइटिंग मैच करवाते हैं तो प्रिंसिपल सहित सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये हैंड राइटिंग उस लड़की से मैच करती है जिसके नाम पर ये लेटर लिखा होता है। उस लड़की को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है, जहाँ वो रवि को देख कर डर जाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर प्रिंसिपल की कड़क आवाज़ से रुक जाती है। ये लेटर तुमने लिखा है ना दिया? हमें सच पता चल गया है, प्रिंसिपल कहते हैं। ये सुनकर दिया अपना सर नीचे कर लेती है। देखो, अगर तुमने सच नहीं बताया तो हमें तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना होगा, प्रिंसिपल तेज़ आवाज़ में कहती हैं। ये सुनकर दिया डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं सर, प्लीज़ उन्हें मत बुलाइए, मैं सच बताती हूँ। हाँ, ये लेटर मैंने ही लिखा है। पर क्यों बेटा? आप जानते हो आपकी इस एक लेटर लिखने से रवि को कितना रोना पड़ा है, उसका कितना मजाक बना है क्लास में। श्याम कहता है, सॉरी अंकल। वो अंकल, रवि हमेशा क्लास में टॉप करता है और हमेशा मैं दूसरे नंबर पर रहती हूँ, तो मुझे लगा ऐसा करने से रवि पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा और जब सब मजाक बनाएंगे तो ये स्कूल भी छोड़ देगा और फिर मेरा क्लास टॉप करने का सपना भी पूरा हो जाएगा, दिया कहती है। दिया की बात सुनकर सब हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। हे भगवान, ये बच्चे हैं, ये दिमाग में कैसी कैसी खुराफात चलाते हैं। क्लास टीचर सर पर हाथ रख के बोलती हैं। दिया से सॉरी टू रवि, क्लास टीचर कहती हैं, और सारी क्लास के सामने अपनी सच्चाई बताओ। कल तुम्हारे इस एक झूठ ने रवि का कितना मजाक बनवाया है और इस बेचारे को बिना गलती के पनिशमेंट मिली है। सॉरी रवि, दिया कहती है। इसके बाद दिया सारी क्लास के सामने ये कन्फेंस करती है कि वो लेटर रवि ने नहीं बल्कि उसने खुद लिखा था। रवि को परेशान करने के लिए सारे बच्चे रवि से माफ़ी मांगते हैं और दिया से कट्टी कर लेते हैं। ये देखकर दिया रोने लगती है। दिया पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, बस उसमें ईर्ष्या की भावना आने के कारण वो ऐसा कर बैठी थी। रवि, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना, दिया सहमते हुए कहती है। और सारे बच्चे रवि की ओर देखते हैं। अच्छा चलो, मेरी फ्रेंड बनोगी? रवि दिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है। दिया भी अपना हाथ बढ़ा देती है। सारे बच्चे भी कट्टी ख़त्म करके फिर से दिया से बट्टी कर लेते हैं। रवि के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर श्याम को अच्छा लगता है। इसके बाद रवि और श्याम घर आ जाते हैं। थैंक्स पापा, कहते हुए रवि अपने पापा से लिपट जाता है। पापा, आप मेरे हीरो हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, लव यू पापा। रवि की बात सुनकर श्याम के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रवि की बात सुनकर श्याम के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ जाती है,
पर दिमाग और दिल में तो वृंदा की बीमारी का टेंशन चल रहा था। अच्छा बेटा, आज तुम घर पर हो ना, तो तुम सूरज और अनन्या का ध्यान रख लेना। मुझे तुम्हारी मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना है, श्याम कहता है। वृंदा, ओ वृंदा, अब कैसा लग रहा है? तुमने नाश्ता पूरा ख़त्म कर लिया ना? श्याम कमरे में आते हुए कहता है। ये क्या, तुम्हारी तो प्लेट वैसी की वैसी ही रखी है, श्याम एक नज़र प्लेट पर डालते हुए कहता है। श्याम, मुझसे खाते नहीं बन रहा है, प्लीज़ जिद मत करो, प्लीज़ श्याम, वृंदा कहती है। अरे ऐसे कैसे नहीं, कुछ तो खा लो, चाहे थोड़ा सा ही, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। वृंदा, मैं सोच रहा हूँ कि हम तुम्हारा ऑपरेशन यहीं अपने शहर में करवा लेते हैं, जिससे सब आसानी से मैनेज हो जाएगा, और बाकी तुम बताओ, श्याम कहता है। तुम जैसा ठीक समझो श्याम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वृंदा कहती है। तो भी ठीक है, आज ही मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ तुम्हारे ऑपरेशन के बारे में, श्याम कहता है। KDG हॉस्पिटल, डॉक्टर मल्होत्रा के चैम्बर में। देखिए मिस्टर श्याम, वृंदा की रिपोर्ट के हिसाब से तो आप जल्दी से वृंदा को एडमिट कीजिए, उसकी कुछ और टेस्ट भी होंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कब एडमिट होना चाहते हैं, डॉक्टर मल्होत्रा कहते हैं। श्याम घर पर आकर वृंदा को सारी बात बताता है और फिर रवि को बैठकर समझाता है कि उसकी माँ का ऑपरेशन होना है, तो उसे घर का ध्यान और दोनों बहन भाई का ध्यान रखना होगा। उसकी माँ का ऑपरेशन होगा तो पापा को वहीं रात में हॉस्पिटल में रुकना होगा। श्याम एक बात रवि को समझाते जा रहा था। रवि, अपने पास मोबाइल ज़रूर रखना, उसे चार्ज ज़रूर कर लेना, और खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर दिया करूँगा। और हाँ, तुम्हारे स्कूल में 5 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन भी दे दूँगा। और हाँ, गेट बंद ही रखना, कोई भी हो खोलना मत। रवि को सब समझाकर श्याम और वृंदा हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कहने को तो श्याम रवि को समझा रहा था, पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी समझा रहा था। पैसों की ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि श्याम ने अपने पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा था। चिंता तो सिर्फ इस बात की थी कि वृंदा का ऑपरेशन सही तरीके से निपट जाए। वृंदा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, वहाँ उसके कुछ टेस्ट होते हैं, और फिर वृंदा को अगले दिन सुबह 9 बजे ऑपरेशन की डेट मिलती है। वृंदा, जरा मैं घर होकर आता हूँ, अभी 1 घंटे में आऊँगा, बस एक नज़र बच्चों के खाने की व्यवस्था कराऊँ, कहकर श्याम चला जाता है। और वृंदा अपने सिरहने रखे मोबाइल को उलटती और पलटती है। श्याम घर पर जाकर बच्चों का हाल चाल पूछता है और उनको अपने आगे खाना खिलाता है, और रवि को गेट चेक करके सबको सोने के लिए कहता है, और कुछ खाना अपनी और वृंदा के लिए भी लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। कभी कभी इंसान की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो वक्त की एक कठपुतली की तरह हो जाता है कि जिसके इशारे पर उसे ना चाहते हुए भी नाचना पड़ता है। आज श्याम की भी हालत अजीब हो रही है, उसका मन दोनों जगह फंसा हुआ है, लेकिन वो चाहकर बच्चों के पास नहीं रुक पा रहा है, बस भगवान पर भरोसा रखकर वृंदा के पास जा रहा है। राम राम जपते दोनों पति पत्नी के आँखों ही आँखों में सारी रात कटी। सुबह होने पर एक नर्स रूम में आई और श्याम और वृंदा को ऑपरेशन के ज़रूरी निर्देश देकर चली गई। जब वक्त बुरा चल रहा होता है तो 1 मिनट भी भारी लगता है। आज यही श्याम के साथ भी हो रहा था। आज 9 भी जाने कितनी देर में बज रहे हैं। आँखों ही आँखों में वृंदा और श्याम एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे, पर अंदर ही अंदर दोनों डरे हुए थे। तभी एक नर्स आती है और श्याम से कहती है, सर आप बाहर जाएंगे, मैडम की ड्रेस बदलनी है, और डॉक्टर्स भी आ चुके हैं। अब मैडम को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाएगा। वृंदा लगभग 9 बजे तक चली जाती है और इधर श्याम ऑपरेशन रूम के बाहर बेचैनी से चक्कर काटे जा रहा था। वो कभी वहाँ रखी कुर्सियों पर बैठता तो कभी उठकर टहलने लगता। श्याम का चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो अब रोया कि तब रोया। श्याम की ये हालत देखकर वहाँ बैठी बुजुर्ग महिला ने श्याम को टोका, बेटा इतना परेशान होना ठीक नहीं है, थोड़ा पानी पीकर शांति से एक जगह बैठ जाओ और भगवान का नाम लो, देखना सब ठीक होगा। उन बुजुर्ग महिला को देखकर अचानक श्याम को अपनी माँ याद आ गई
और उन बुजुर्ग महिला की स्नेह भरी बात सुनकर अचानक श्याम को बहुत ही तेज रोना आया और वो उनके गले लगकर फपक फपक कर रो पड़ा। वो महिला श्याम के सर पर हाथ फेरने लगी और तब तक फेरती रही जब तक कि श्याम का रोना बंद नहीं हो गया। उसके बाद श्याम थोड़ा सा सहज हुआ और सॉरी बोलकर अपने आंसू साफ करने लगा। हो जाता है बेटा कभी कभी, पर हमें हमेशा अपनी हिम्मत बनाए रखना चाहिए। कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो जीवन है बेटा, परेशानियां तो आएंगी ही, बस उन परेशानियों का सामना करना आना चाहिए, उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर श्याम के मन को थोड़ी सी राहत मिलती है और वो थोड़ा अच्छा महसूस करता है। उसके बाद श्याम और वो महिला दोनों बातें कहते हैं। बातों बातों में श्याम को पता चलता है कि उन बुजुर्ग महिला का इस दुनिया में कोई नहीं है। पहले तो स्टेशन पर भीख मांगा करती थी, पर एक दिन वो सड़क पार कर रही थी तो एक गाड़ी वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। फिर कोई भगवान का नेक इंसान उन्हें इस हॉस्पिटल में छोड़ गया। बस तब से वो यहीं हैं। बस यहाँ हॉस्पिटल में बने मंदिर की साफ सफाई का काम करती हैं, जिसके एवज में उन्हें हॉस्पिटल में रुकने की थोड़ी सी जगह मिल जाती है और खाना कैंटीन से मिल जाता है। ये कैंटीन वाला महत उनको फ्री में खाना दे देता है, बुजुर्ग महिला कहती हैं। श्याम गौर से उस महिला को देखता है। इतनी परेशान होने के बाद भी उनके चेहरे पर संतोष था। बुजुर्ग महिला से बात कहते कहते कब 4 घंटे बीत गए ये शाम को पता भी नहीं चला। तभी ऑपरेशन रूम की लाइट बंद हो जाती है और वृंदा को ऑपरेशन रूम से निकालकर आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर, वृंदा ठीक तो है ना? ऑपरेशन सही से तो हो गया है ना? श्याम पूछता है। डोंट वरी मिस्टर श्याम, ऑपरेशन तो अच्छे से हुआ है, पर कैंसर अपने तीसरे चरण में था, इसीलिए रिस्क ज़्यादा बढ़ गया था हमारे लिए। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, अब आगे ईश्वर की मर्जी। अभी वृंदा को करीब 5 दिन तक आईसीयू में हम अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर सब ठीक रहता है तो ही फिर उसके बाद हम वृंदा को डिस्चार्ज करेंगे और उसके बाद वृंदा की कीमोथेरेपी भी होगी। कहकर डॉक्टर मल्होत्रा चले जाते हैं। श्याम अपना सर पकड़कर वही धम्म से बैठ जाता है कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज बजता है। मैसेज ऑफिस से था। कल की एक अर्जेंट मीटिंग के लिए फ़ोन था और ये मीटिंग पोस्टपोन भी नहीं की जा सकती थी। और चूँकि श्याम के अंडर चल रहे प्रोजेक्ट की मीटिंग थी तो उसमें श्याम का होना भी ज़रूरी था। मैसेज पढ़कर श्याम बहुत ही गहरी सोच में आ जाता है। तभी उसे ध्यान आता है कि बच्चों से भी बात नहीं हुई है और वो घर पर फ़ोन लगाता है, पर फ़ोन की रिंग तो बजती है पर फ़ोन नहीं उठता। फ़ोन की घंटी जा रही है पर तीनों बच्चों में से कोई भी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, सोचकर ही श्याम को घबराहट होने लगी थी। इधर हॉस्पिटल में भी उसका रुकना ज़रूरी था कि ना जाने क्या ज़रूरत पड़ जाए उसकी। और इधर बच्चे, इस समय श्याम की स्थिति कुएं और खाई वाली हो रही थी। इतना बेबस तो उसने अपने आप को कभी भी महसूस नहीं किया था जितना कि आज। बेटा, कुछ परेशानी है क्या? तुम अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ, बुजुर्ग महिला ने कहा। बीते कुछ घंटों में श्याम उस बुजुर्ग महिला से बात करके इतना तो समझ गया कि वो एक नेक दिल औरत है और उन पर विश्वास किया जा सकता है। ये सब सोचकर श्याम झिझकते हुए सारी बात उनको बताता है। और कब सारी बात बताते बताते श्याम के मुंह से उस बुजुर्ग महिला के लिए कितनी बार अम्मा शब्द निकला होगा, ये श्याम को भी पता नहीं चला। शायद दुख भले ही सबके अलग अलग हों, पर दुख में दिल को तकलीफ़ शायद एक सी ही होती होगी। और जब दो तकलीफ़ भरे हृदय आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को संभालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि दर्द का अंदाज़ा होने लगता है। बस यही सोचकर श्याम ने भी उस बुजुर्ग महिला से सब कह दिया होगा और अब वो बुजुर्ग महिला श्याम की अम्मा हो चुकी थी। बस इतनी सी बात बेटा, तू क्यों चिंता करता है? घर हो आ, तब तक मैं वृंदा के पास। बस तू अपना फ़ोन नंबर दे दे, जिससे अगर कुछ ज़रूरी हुआ तो यहीं हॉस्पिटल से तुझे फ़ोन कर दूँगी, अम्मा ने कहा। थैंक यू अम्मा, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी परेशानी हल कर दी, कहकर श्याम अम्मा के पैर छूकर बच्चों को देखने चला जाता है। श्याम ने करीब 3-4 बार घर की डोरबेल बजाई पर
दरवाज़ा नहीं खुला। अब तो श्याम के हाथ पैर फूलने लगते हैं और वो दौड़कर बगल वाले शर्मा जी के घर आता है और उन्हें सारी बात बताता है। ये सुनकर वो भी जल्दी से श्याम के घर आते हैं, पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। तभी शर्मा जी अपने लड़के से कहते हैं छत से श्याम के घर पर चला जाए, पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि छत के लोहे के गेट बंद होते हैं। दरअसल श्याम और वृंदा ने पड़ोसियों से ज़्यादा व्यवहार नहीं बनाया था। वृंदा अपनी गृहस्थी में ही रमी रहने वाली औरत थी और श्याम की नौकरी ऐसी थी कि उसे ज़्यादा समय ही नहीं मिलता था, या यूं कहीं परिवार को ज़्यादा सुख सुविधा देने के चक्कर में वो ओवर टाइम तक करता था। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। कोई कहता है गेट तोड़ दो, तो कोई कहता है पुलिस को बुला लो। पुलिस को तो आने में टाइम लगेगा, गेट ही तोड़ देते हैं। शर्मा जी कहते हैं श्याम भी घबराहट के मारे तैयार हो जाता है, क्योंकि अभी उसे अपने बच्चों की चिंता थी। जैसे ही गेट टूटता है सब हैरान हो जाते हैं। श्याम के तो मानो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। पूरा घर अस्त व्यस्त था। अलमारी खुली हुई थी और लॉकर टूटा हुआ था। अंदर तीनों बच्चे कुर्सियों पर बंधे बैठे थे। उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और उनकी आंखें भी रोते रोते लाल होकर सूज गई थी। श्याम जल्दी से अपने बच्चों को खोलता है और अपने बच्चों को सीने से चिपका लेता है। तब तक पुलिस भी आ जाती है और बच्चों से पूछताछ करने लगती है, पर बच्चे इतने घबराए होते हैं कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सारी खिड़की दरवाजे बंद थे, तो इस घर में कोई घुसा कैसे। श्याम जल्दी से बच्चों को पानी पिलाता है और जो कहानी सामने आई उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। रवि ने बताया कि सुबह के करीब 5 बजे किसी ने डोरबेल बजाई। मैं उसी समय बाथरूम से वापस आ रहा था। मैंने घर के अंदर से ही पूछा कौन है, तो आवाज़ आई कि बेटा हॉस्पिटल से तुम्हारे पापा ने भेजा है तुम्हें कुछ देने के लिए। ये सुनकर मैंने गेट खोल दिया। जैसे ही गेट खोला तो 2 आदमी अंदर आ गए और गेट बंद कर दिया और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोले अच्छा बताओ घर में और कौन है। तो मैंने कहा कि मेरा भाई और मेरी बहन। तो वो मुझे लेकर अंदर गए। उनके बाद उन्होंने सूरज और अनन्या को भी उठा दिया और उन दोनों को चेयर से बांध दिया, और जब हम चिल्लाने लगे तो हमारे मुंह में कपड़ा ठोस दिया और मेरे गले पर चाकू लगाकर कहा कि अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो वो हमें मार देंगे। डर के मारे हम सब चुप हो गए और फिर उन्होंने अलमारी के सारे पैसे और मम्मी के गहने सब ले लिए। उसके बाद वो मुझसे मेन गेट की चाबी के बारे में पूछने लगे और फिर मुझे भी कुर्सी पर बैठा कर बांध दिया और मेरे मुंह पर भी कपड़ा ठूंस दिया। उसके बाद उन्होंने पूरे घर में चीज़ें समेटना शुरू की और फिर बाहर से इंटरलॉक करके चले गए। कहते कहते रवि का गला रूंध गया। साथ में सूरज और अनन्या भी जोर जोर से रोने लगे। श्याम ने मुश्किल से दोनों को चुप करवाया। आपको किसी पर शक है क्या मिस्टर श्याम? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर, मैंने अपने हॉस्पिटल में होने की बात अपने पड़ोसियों को भी नहीं बताई, तो फिर ये कौन आदमी थे जो ये जानते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल में हूँ और बच्चे अकेले हैं? श्याम कहता है हाँ, हॉस्पिटल में एक अम्मा को ज़रूर मैंने सारी बात बताई थी, तो हो सकता है कि किसी ने उस समय सुन लिया हो। श्याम कहता है ओह सिट इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी की जान खतरे में है। वो बूढ़ी औरत बात अधूरी छोड़कर श्याम हॉस्पिटल की ओर भागा और जाते जाते शर्मा जी को बच्चों का ध्यान रखने को कह गया। श्याम को ऐसे भागते देखकर इंस्पेक्टर साहब को अपने साथ गाड़ी में बैठा लेते हैं और हॉस्पिटल की ओर चल देते हैं। श्याम का तो दिमाग ही सुन्न हो चुका था। वो तो गनीमत थी कि बच्चों को शारीरिक कोई क्षति नहीं पहुंची थी। सर प्लीज़ गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाइए ना, श्याम बार बार कह रहा था। मिस्टर श्याम, ये सड़क है, खाली मैदान नहीं है। देखिए मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ, आप थोड़ा रिलैक्स तो रहिए। इंस्पेक्टर बोले रिलैक्स? यहाँ मेरे बीवी बच्चों की जान पर बन गई है और आपको रिलैक्स होने की पड़ी है, श्याम खिसियाते हुए कहता है। श्याम की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी और जैसे ही हॉस्पिटल आया श्याम ने लगभग छलांग सी लगा दी गाड़ी से और जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ वृंदा के पास पहुंचा। श्याम लगभग दौड़ता हुआ आईसीयू में जाता है तो वहां वृंदा को सही सलामत देख उसकी सांस में सांस आती है। श्याम नर्स से वृंदा की तबीयत के बारे में पूछता है। नर्स बताती है कि अभी वृंदा नींद के इंजेक्शन के कारण सोई हुई है।
वैसे अभी हाल फिलहाल चिंता की बात नहीं है। उसके बाद उसे अम्मा का ध्यान होता है। वो फिर बाहर आकर अम्मा को देखता है पर अम्मा नहीं दिखती हैं। उसके बाद वो पूरे हॉस्पिटल में अम्मा को ढूंढता है पर अम्मा का पता नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा शक एकदम सही है, ये अम्मा भी मिली हुई हैं। 1 मिनट। कैंटीन? हाँ, कैंटीन वाले को पता होगा, कहकर श्याम कैंटीन की ओर जाता है। साहब, अभी 2 घंटे पहले ही वो अम्मा गई हैं, कह रही थी कि कुछ ज़रूरी काम है, कैंटीन वाला कहता है। अब सब कुछ क्लियर था, लेकिन अभी भी श्याम का मन नहीं मानने को तैयार हो रहा था। इंसान की मजबूरी का भी फायदा लोग कैसे उठाते हैं, ये श्याम ने देख लिया। वो तो अपना समझकर अपना दर्द बांट रहा था और यहाँ उससे ही और दर्द मिल गया। श्याम वहीं बेंच पर बैठ गया। आज भगवान ने उसके बच्चों की कितनी रक्षा की है। कहीं वो बदमाश मेरे बच्चों को जान से मार देते तो क्या होता। सोच सोच कर श्याम का दिल बैठा जा रहा था। जब समय की गति विपरीत होती है तो सब चीज़ें गड़बड़ाने लगती हैं। श्याम, समय खराब इंसान की परीक्षा लेता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा परीक्षा इंसान को तोड़ देती है। हम समझ सकते हैं मिस्टर श्याम, आप पर क्या बीत रही है। संभालिए अपने आप को, इंस्पेक्टर कहते हैं। हमें बस आपसे एक मदद चाहिए थी मिस्टर श्याम। जी कहिए। क्या आप उस बुढ़िया का हुलिया बताकर उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करेंगे? हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते, पर हमारी भी ड्यूटी है, इंस्पेक्टर कहते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, श्याम कहता है और फिर वो उस बुढ़िया का स्केच बनाने में मदद करता है। उसके बाद श्याम कारपेंटर को फ़ोन करके गेट जोड़ने के लिए कहता है। श्याम की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। आखिर ये भगवान उसकी कैसी परीक्षा ले रहा है, ये कैसी नीति है उसकी। पत्नी को कैंसर और बच्चे, वो भी तो कितने परेशान हो रहे हैं, कैसे सब मैनेज होगा। भगवान जी प्लीज़ मदद करो ना, कहते हुए श्याम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी श्याम का फ़ोन बजता है। पता चलता है कि उसकी मीटिंग कैंसिल हो चुकी है और मीटिंग अगले मंथ होगी, क्योंकि जो क्लाइंट्स आने वाले थे उनमें से एक का एक्सीडेंट हो गया है, तो पैर में फ्रैक्चर हो गया। इसीलिए हाल फिलहाल तो कोई मीटिंग नहीं है। बच्चे भी अभी लीव पर थे और श्याम ने भी अपने ऑफिस में 20 दिन की छुट्टी का मेल कर दिया और जो कि अप्रूव हो गया। श्याम जैसे तैसे करके मैनेज करता है। आज करीब 6 दिन हॉस्पिटल में वृंदा को हो चुकी थी। उसकी हालत में अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा था। ठीक 10वें दिन वृंदा को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वृंदा घर आ चुकी थी। हाँ, वो घर पर भी लेटी ही रहती, क्योंकि डॉक्टर ने लगभग 1 महीने का बेड रेस्ट बोला था। श्याम ने घर के काम के लिए सारी मेड लगा ली थी। ऐसे ही एक दिन वृंदा फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी कि तभी श्याम भड़बड़ाता हुआ सा कमरे में आया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो बहुत ही घबराया हुआ सा था। उसने सबसे पहले कमरे का गेट बंद किया। वृंदा तो श्याम की हालत देखकर चौंक गई। क्या हुआ है श्याम आपको? वृंदा, मुझे तुम्हें एक बात बताना है, श्याम बोलता है। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना प्लीज़, मुझे समझने की कोशिश करना। वृंदा कहते कहते श्याम अचानक चुप हो गया। श्याम, मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज़ बोलो, वृंदा कहती है। वृंदा, वो श्याम कहता है। वो क्या? बोलो श्याम। वृंदा, कैसे कहूँ? अच्छा पहले वादा करो कि तुम कुछ नहीं कहोगी, मुझे माफ़ कर दोगी ना, मुझे छोड़ कर तो नहीं जाओगी प्लीज़। देखो श्याम, ये पहेलियाँ ना जाओ, सीधे सीधे बताओ आखिर बात क्या है। नहीं, तुम पहले वादा करो कि तुम मुझे छोड़ोगी नहीं, श्याम कहता है। श्याम, पहले तुम मुझे बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जिसने तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ा दिया और जिसे कहने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है, और मैं भला क्यों तुम्हें छोड़ूंगी, वृंदा कहती है। वृंदा बेड पर पैर लटकाए बैठी हुई है और श्याम वहीं उसके पैरों के पास जाकर ज़मीन पर बैठ जाता है और फिर वो वृंदा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है। वृंदा, थोड़ी सी चुप्पी के बाद, वृंदा, वो मुझे एड्स हो गया है, कहकर श्याम अपनी नजरें उठाकर वृंदा की ओर देखता है। वृंदा जो अपने ही दुख से दुखी थी, अचानक इस खबर से हैरान हो जाती है और एकदम से अपना हाथ श्याम के हाथ से छुड़ा लेती है। श्याम, ये मजाक है ना? बोलो श्याम, तुम मजाक कर रहे हो ना? और अगर ये मजाक है तो इससे घटिया मजाक मैंने आज तक नहीं देखा है और ना ही सुना है, वृंदा कहती है।
वृंदा, ये सच है, श्याम कहता है। क्या? अचानक वृंदा की आंख से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन ये आपको कैसे हो गया? वृंदा का ये सवाल सुनकर श्याम की नज़रें नीची हो जाती हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ श्याम, तुम्हें ये एड्स कैसे हो गया? वृंदा श्याम के कंधे झिझोड़ते हुए कहती है। ओ वृंदा, मुझसे गलती हो गई। श्याम अपनी नज़रें और गर्दन झुकाकर कहता है। गलती हो गई? तुम पागल हो? तुम क्या कह रहे हो श्याम? देखो श्याम, मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्लीज़ ऐसा सदमा मत दो, मैं नहीं झेल पाऊंगी। कहते कहते अचानक वृंदा की सांस फूलने लगती है और वो बेहोश होकर वहीं बेड पर गिर जाती है। वृंदा! श्याम वृंदा को बेहोश देखकर चिल्लाता है। बच्चे भी आवाज़ सुनकर दौड़े आते हैं। पापा, ये मम्मी को क्या हुआ है? रवि पूछता है। ये सुनकर श्याम चुप हो जाता है। जब वृंदा का हाथ अपने हाथ में लेकर जोर जोर से मलने लगता है, तभी रवि पानी की छींटे वृंदा के चेहरे पर मारता है, जिससे वृंदा को थोड़ी देर में होश आ जाता है। होश में आते ही वृंदा को श्याम की बातें याद आने लगती हैं, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपना हाथ श्याम के हाथ से छुड़ा लेती है। श्याम वृंदा के आंसू पोंछने की कोशिश करता है तो वृंदा श्याम का हाथ झटक देती है। बच्चे भी ये चीज़ नोटिस कर रहे थे। ये देखकर श्याम उनका ध्यान हटाने की कोशिश करता है। बच्चों, अभी तुम सब स्कूल नहीं जा रहे हो तो तुम्हारा सिलेबस अधूरा होगा। तो तुम सब ऐसा करो, अपने अपने दोस्तों को फ़ोन करके पूछो कि क्या क्या पढ़ाई हो चुकी है। श्याम कहता है। जी पापा, मैं आज ही पूछने वाला था। रवि कहता है। अनन्या और सूरज, तुम दोनों भी भैया से हेल्प ले लेना, वो मदद कर देंगे तुम्हारी होमवर्क करने में। और जो भी अपना स्कूल का होमवर्क पूरा कर लेगा उसे पापा गिफ्ट देंगे। गिफ्ट की बात सुनकर बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। वृंदा प्लीज़ कुछ तो बोलो, यूँ खामोश मत रहो प्लीज़। श्याम वृंदा को कुछ भी न बोलते देख कर कहता है। वृंदा, तुम्हारा यूँ चुप होना मेरी जान निकाल दे रहा है। मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। वृंदा, कुछ तो कहो प्लीज़। श्याम कहता है। क्या कहूँ श्याम, अब ना तो कुछ कहने को बचा है और ना सुनने को। तुमने तो एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा श्याम। और क्या कह रहे हो कि मेरे साथ की ज़रूरत है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यहाँ मैं कैंसर से जूझ रही हूँ। मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत थी या तुम्हें मेरी? श्याम, तुम अपने जरा से सुख के लिए चार जिंदगियां बर्बाद कर दी। वृंदा, मैं सब सही कर दूंगा, बस तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना। श्याम कहता है। पर वृंदा जैसे पत्थर हो चुकी थी। वृंदा, कुछ तो बोलो, मुझे मारो, मुझे गालियाँ दो, पर ऐसे चुप ना रहो प्लीज़। मेरी जान निकली जा रही है। श्याम प्लीज़, अभी तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ अभी। वृंदा कहती है। नहीं वृंदा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं जा सकता। तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। कहते हुए वृंदा उठने को होती है। नहीं, तुम बैठो, मैं ही चला जाता हूँ, कहकर श्याम बहुत ही कातर दृष्टि से वृंदा को देखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा जब बड़ी गलती करता है तो वो अपनी माँ की ओर जिस तरह से देखता है कि अब उसकी माँ भले ही मार लेगी, पर उसे उम्मीद होती है कि माँ उसे माफ़ भी कर देगी। कुछ ऐसे ही श्याम के हृदय का भी भाव हो रहा था। पर वृंदा, उसका तो दुख बहुत ही असहनीय हो रहा था। ये कैसी नीति का क्रूर तमाचा उसके ऊपर पड़ा है। ये कैसा भाग्य का खेल है कि उसे कैंसर जैसी बीमारी है और उसके पति को एड्स। दोनों की ही जीवन नैया में सुराख हो चुके हैं और उस नैया की सवारी उसके बच्चे, उनका जीवन भी खतरे में है। वृंदा कुछ देर यूं ही आंखें बंद करके बेड पर लेट तो जाती है, पर मन में आते बुरे बुरे ख्याल जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ना चाहते थे और इस दिल की बेचैनी जैसे उसे आँख भी नहीं बंद करने दे रही थी और वो घबरा कर आँखें खोल लेती है। उसकी नज़र ऊपर चलते सीलिंग फैन पर अटक जाती है। हाँ, यही सही है। जब मैं ही नहीं रहूँगी तो मुझे तकलीफ़ भी नहीं होगी, ना होंगी और ना देखूँगी, और बस एक बार में ही खेल ख़त्म। सोचते सोचते वृंदा फांसी लगाने को तैयार हो जाती है। तभी, मम्मी, मैं यहाँ छुपा हूँ, ढूंढ कर दिखाओ। मम्मी, आज मेरा बर्थडे है।
मम्मी, आज मेरा बर्थडे पे नई फ्रॉक देना। मम्मी, मेरे प्रोजेक्ट का डायग्राम बना दोगी? आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है। अचानक बच्चों की आवाज़ वृंदा के कानों में गूंजने लगती है। नहीं नहीं, मैं ये क्या कहने जा रही थी? मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो? और सब उल्टी सीधी बातें बनाएंगे और मेरे बच्चों का जीना मुश्किल हो जाएगा। सोचते सोचते अचानक वृंदा को पसीने आने लगते हैं। उसकी धड़कन अचानक से बहुत तेज़ चलने लगती है और वो हाँफने लगती है। उस पर बेहोशी सी छाने लगती है। पापा, पापा जल्दी आओ। अचानक रवि की आवाज़ आती है। वो वृंदा के पास कुछ पूछने आया था, पर जब उसने अपनी मम्मी को ऐसे बेहोश होते देखा तो वो घबरा गया और अपने पापा को आवाज़ देता है। आवाज़ सुनकर श्याम दौड़ा आता है और जैसे ही वृंदा की हालत देखता है तो डॉक्टर को फ़ोन करता है। डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहते हैं। ये सुनकर श्याम टेंशन में आ जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है तो रवि जाकर गेट खोलता है। सामने बगल वाले शर्मा जी की वाइफ खड़ी थी। क्या हुआ भाई साहब, आपके चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों है? वृंदा तो ठीक है ना? आंटी, मम्मी बेहोश हो गई, रवि कहता है। क्या? कहते हुए मिसेस शर्मा तेजी से अंदर आती हैं और वृंदा के चेहरे पर पानी की छींटें डालती हैं और बीच बीच में उसको हिलाती और डुलाती हैं। थोड़ी देर बाद ही वृंदा को होश आता है, पर उसकी हालत सही नहीं दिख रही थी। भाई साहब, आप ऐसा कीजिए, डॉक्टर को यहीं ले आइए। हो सकता है हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। श्याम को भी उनकी बात सही लगती है और वो डॉक्टर को लाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर को लेकर श्याम घर आता है। डॉक्टर वृंदा को चेक करती हैं और देखिए मिस्टर श्याम, वृंदा का बीपी हाई है। मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं और कुछ दवाइयाँ भी लिखी हैं जिन्हें आप आज से ही देना शुरू करें। आप टेस्ट करवा कर फिर मुझे रिपोर्ट दिखाइए, फिर देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट शुरू करना है। इसके बाद डॉक्टर को श्याम छोड़ने जाता है। श्याम के आने के बाद मिसेस शर्मा अपने घर चली जाती हैं। वृंदा, तुमने कुछ खाया क्या? श्याम पूछता है, पर वृंदा कुछ नहीं कहती है। वृंदा, मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालो। चलो खाना खा लो और फिर दवाई भी तो खानी है। बच्चों कहाँ हो? चलो आज हम सब साथ में खाना खाएंगे। श्याम वृंदा की ओर देखकर बच्चों को आवाज़ लगाता है। हे पापा, आज हमारे साथ खाना खाएंगे। छोटा सूरज को सोते हुए कहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, श्याम कहता है। वो क्या पापा? सूरज कहता है। बेटा, आपकी मम्मी ना पापा से थोड़ा गुस्सा है, तो वो गुस्से के मारे खाना नहीं खा रही हैं, तो उनके बिना हम भी खाना नहीं खा सकते हैं। श्याम कहता है। तो अब हमें क्या करना होगा? अनन्या कहती है। तो बुद्धू, हमें मम्मी को मनाना होगा। सही कहा ना पापा? सूरज कहता है। तो चलो फिर किस बात की देर, मम्मी को मनाते हैं। वृंदा जो चुपचाप सभी की बातें सुन रही थी, उसे हंसी आ जाती है और वो हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी नई नई शादी के दिन याद आने लगते हैं। वो जब भी गुस्सा हो जाती थी तो श्याम उसे तरह तरह से मनाता था। वो अक्सर अपना गुस्सा खाने पर निकालती थी और श्याम उसे खाना खिलाने के लिए ना जाने कितने जतन करता था। और फिर जब तक वो खाना नहीं खाती थी तब तक वो भी खाना नहीं खाता था। सोचते सोचते अचानक वृंदा को ज़ोर से रोना आता है। तभी उसे ध्यान आता है कि बच्चे उसे रोता देखकर टेंशन में आ जाएंगे, तो वो फट से अपने आंसू पोंछ लेती है। बच्चों, मम्मी अब आपके साथ ही खाना खाएंगी। चलो अब खाना खाते हैं। इतना सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। रात में सबके सोने के बाद वृंदा सो गई क्या? पर वृंदा कोई जवाब नहीं देती है। तभी श्याम को वृंदा की सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। श्याम वृंदा के चेहरे से चादर हटाता है तो देखता है कि वृंदा रो रही है। वृंदा को रोता हुआ देखकर श्याम को बहुत तकलीफ़ होती है और वो अपने हाथ से वृंदा के आंसू पोंछता है और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। और वृंदा ने भी आज श्याम का विरोध नहीं किया। आज वृंदा शांति से श्याम के सीने से लग गई और उसकी आँख से अविरल आंसू बहने लगे। श्याम, आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? बताओ श्याम, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? कहते कहते वृंदा पपक पड़ी। श्याम वृंदा को कसकर गले लगा लेता है। आज उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और अपने ऊपर बहुत ही तेज़ गुस्सा। श्याम वृंदा के आंसू पोंछता है और उसका चेहरा अपनी ओर उठाकर कहता है। वृंदा,
देखो, मुझे मालूम है मेरी गलती माफ़ करने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत कर रहा हूँ। वृंदा, आज तुम्हें वो सारा सच बताऊँगा जिसने हमारे जीवन में हलचल मचा दी। कमरे में एकदम सन्नाटा पसरा है। कमरे में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और वृंदा और श्याम दोनों को ही अपनी अपनी धड़कनें एकदम स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अगर इस समय कोई सुई भी गिरा देता तो उसकी भी आवाज़ सुनाई पड़ जाती। वृंदा अचानक श्याम की आवाज़ कमरे की खामोशी तोड़ देती है। वृंदा कहती है। वृंदा, तुम शीला को जानती हो ना? वही जो तुम्हारे ऑफिस में HR डिपार्टमेंट में है। हाँ हाँ, वही। याद है, 2 महीने पहले मैं सुबह 4 बजे ऑफिस से घर आया था। श्याम कहता है। हाँ, और तुमने कहा था कि क्लोजिंग के कारण काम ख़त्म करना ज़रूरी था, इसीलिए तुम ऑफिस में ही रुककर सारी रात काम कर रहे थे, इसीलिए घर सुबह आए थे। वृंदा कहती है। उस दिन तो हमारा सुबह सुबह ही झगड़ा हो गया था, क्योंकि मैं और बच्चे उस दिन हम सबका बाहर घूमने का प्रोग्राम था और हम तुम्हारा कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, पर तुम नहीं आए। मैं भला वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। कहते हुए वृंदा के चेहरे पर एक दुख की लकीर आ गई थी। वृंदा, मैंने तुमसे झूठ कहा था। दरअसल उस दिन मैं पूरी रात शीला के साथ था। श्याम एक शब्द चबाते हुए कहता है। श्याम गौर से वृंदा के चेहरे पर आते जाते एक भाव को देख रहा था और वृंदा का चेहरा ऐसा हो गया था कि जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून निचोड़ के रख दिया हो। उस दिन मैं दोपहर को ही घर के लिए निकल रहा था कि तभी शीला मेरे पास आई और बोली, श्याम, आज तुम जल्दी घर जा रहे हो? हाँ शीला, आज वृंदा और बच्चों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना है। बच्चे बहुत दिनों से बाहर घूमने की जिद कर रहे थे, तो सोचा कि उन्हें आज घुमा लाऊं, तो इसीलिए जल्दी घर जा रहा हूँ। एनीवे, तुम बताओ, तुम्हें कुछ काम था क्या? नहीं, अब क्या कहूँ। अरे बताओ ना, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। श्याम, मेरी तबीयत ज़रा ख़राब सी लग रही थी, तो मुझे घर जाना था। अकेले ऐसी हालत में मैं ऑटो से जाना नहीं चाहती हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ पाती, पर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। शीला एकदम से रोना चेहरा बनाकर कहती है। अरे बस इतनी सी बात, घर ही तो छोड़ना है ना। मैं हाल ही तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। कहकर श्याम शीला को छोड़ने उसके घर जाता है। रास्ते में शीला को चक्कर सा आ जाता है, तो वो श्याम के कंधे पर अपना सर रख लेती है। श्याम को शीला का सर बहुत गर्म सा महसूस होता है और वो एक जगह गाड़ी रोककर शीला का हाथ छूता है। शीला, तुम्हें तो डॉक्टर की ज़रूरत है, तुम्हारा शरीर तो तप रहा है। कहकर श्याम शीला को डॉक्टर के पास ले जाता है। मिस्टर श्याम, इन्हें तो 102 फीवर है, वायरल लग रहा है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप इन्हें खिला दीजिए और खाली पेट मत देना, कुछ खिला देना, डॉक्टर कहता है। इसके बाद श्याम शीला को उसके घर छोड़ता है, पर घर पर कोई नहीं है, क्योंकि शीला अकेली ही रहती थी। उसके माँ पिता तो दूसरे शहर में रहते थे और शीला अपनी नौकरी के कारण इस शहर में रह रही थी। पापा, आप कितनी देर से आओगे? बार बार बच्चे फ़ोन लगातार करके पूछ रहे थे। अब श्याम धर्म संकट में फंस चुका था, क्योंकि वो शीला को ऐसी हालत में अकेले भी छोड़ नहीं सकता था और दूसरी ओर घर पर उसकी बीवी और बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। तभी श्याम देखता है कि शीला को बहुत तेज़ चक्कर आ रहे हैं और वो बहुत कपकपा रही थी, शायद बुखार बढ़ रहा था। तभी फिर फ़ोन बजता है। अब की बार वृंदा का फ़ोन था। श्याम, कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तभी श्याम की नज़र शीला पर जाती है, जिसकी हालत और ख़राब सी दिख रही थी। श्याम वहीं रुकने का निर्णय करता है और वृंदा, यार सॉरी, वो क्या है ना, मंथली क्लोजिंग का टाइम चल रहा है और अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो हो सकता है कि मैं आने में लेट हो जाऊं। प्लीज़ तुम बच्चों को समझा देना, प्लीज़ जान, नेक्स्ट टाइम पक्का। कहते हुए श्याम की नज़र फ़ोन की बैटरी पर पड़ती है। बैटरी जाने वाली थी और वो कभी वहाँ वो चार्जर देखेगा, तो ये सोचकर वो वृंदा से कहता है कि उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, अगर फ़ोन ना लगे तो चिंता नहीं करना। कहकर श्याम फ़ोन काट देता है। वृंदा हेलो हेलो कहती रह जाती है। श्याम वृंदा से बात करके फ़ोन रख देता है और शीला के पास जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी।
श्याम शीला को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है और उसे रजाई भी उड़ा देता है, पर शीला का कँपकपाना बंद नहीं हो रहा था। श्याम की कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। श्याम जब शीला को गोद में उठाता था तो शीला का स्पर्श श्याम के मन को रोमांचित कर रहा था। श्याम रसोई में दूध ब्रेड लेकर आता है और शीला को ज़बरदस्ती खिलाता है और फिर शीला को बुखार की दवा देता है, लेकिन शीला ठंड से बहुत ही ज़्यादा काँप रही थी और वो अचानक श्याम का हाथ पकड़ लेती है। शीला का हाथ बहुत ही गर्म हो रहा था। अचानक शीला श्याम को अपनी ओर खींचती है। श्याम भी शीला के इस तरह पास आने पर खुद को रोक नहीं पाता है और उसकी रजाई में उसके करीब लेट जाता है। श्याम की गर्दन पर शीला की गर्म सांसें पड़ती हैं और श्याम बहक जाता है। करीब रात के 3 बजे तक शीला का बुखार उतर जाता है, पर इस बीच बहुत कुछ इन दोनों के बीच में उस रात घटित होता है जिसका पछतावा ना तो श्याम को होता है और ना ही शीला को। उस रात में शीला अपने होश में नहीं थी, पर श्याम वो तो होश में होकर भी बेहोश हो चुका था। उसने अपने जरा से सुख के पीछे अपने और वृंदा के रिश्ते की आहुति दे दी थी। श्याम बेशर्मों की तरह अपने घर आ जाता है। हालांकि जब घर पर वो वृंदा और बच्चों का चेहरा देखता है तो उसे अपने किए पर शर्मिंदगी होती है, पर अपने स्वार्थ में वो अंधा हो चुका था, सो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद तो जैसे श्याम और शीला ना जाने कितनी बार रिश्तों की मर्यादा का उल्लंघन कर चुके थे। वहीं वृंदा, उसे तो जरा भी भनक नहीं थी कि श्याम उसे धोखा दे रहा है। श्याम का उसे समय नहीं देना और कई कई रात ऑफिस में ज़्यादा काम के नाम पर शीला के यहाँ रुकना कभी भी वृंदा के शक का कारण नहीं बना। वो बस यही सोचती थी कि श्याम उसके और बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और इसीलिए वो ऑफिस में देर रात तक काम करता है। वृंदा श्याम पर आँख मूंद कर भरोसा करती थी। इधर शीला प्रेग्नेंट हो जाती है और श्याम पर शादी के लिए दबाव बनाती है और उसे वृंदा को तलाक देने के लिए कहती है। उस दिन शीला ने श्याम को एक गार्डन में मिलने बुलाया था। देखो श्याम, अगर तुमने वृंदा को तलाक नहीं दिया तो मैं ऑफिस में सब जगह बता दूंगी कि तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो और मैं पुलिस कंप्लेन भी करूंगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, शीला कहती है। श्याम शीला की बात सुनकर हैरान हो जाता है। शीला, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? श्याम कहता है, वही जो तुम सुन रहे हो श्याम। अब मुझे भी सेटल होना है, अपनी खुद की एक गृहस्थी बनानी है जिसमें तुम, मैं और हमारा बच्चा होगा। बस तुम वृंदा को तलाक दे दो, शीला कहती है। श्याम शीला को मनाने की कोशिश करता है और उसे बच्चा गिराने की बात कहता है। ये सुनकर शीला भड़क जाती है और वो श्याम को धमकी देती है कि वो थाने जा रही है। श्याम शीला को रोकने की कोशिश करता है, पर शीला जल्दी में ध्यान नहीं देती है और जल्दी जल्दी रोड पर आ जाती है। शीला को ध्यान ही नहीं होता कि कब वो बीच रोड पर चलने लगी है कि अचानक एक तेज गति से आते ट्रक से टकरा जाती है और घटनास्थल पर ही शीला की मौत हो जाती है और श्याम वहाँ से चुपचाप वापस घर आ जाता है। हालांकि उसे शीला के मरने का बहुत दुख होता है और वो बार बार मन ही मन शीला से माफ़ी मांगता है। श्याम चुपचाप घर पर आकर लेट जाता है। अब उसे कहीं ना कहीं शीला के ऐसे मरने का दुख हो रहा था। कब उसकी नींद लग गई उसे भी नहीं पता चलता है। तुम मेरे बच्चों के हत्यारे हो श्याम, शीला कहती है। शीला, तुम यहाँ कमरे में कैसे? तुम तो मर चुकी हो ना? श्याम शीला को देखते हुए कहता है, और हाँ सुनो, मैंने नहीं मारा तुम्हारे बच्चे को। तुम खुद ही सड़क पर चली गई और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इसमें मेरी क्या गलती बोलो? श्याम कहता है, नहीं, तुमने ही मारा है मेरे बच्चे को और अब मैं नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी श्याम। चीखती हुई शीला श्याम का गला पकड़ लेती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत छुओ। और अचानक श्याम की नींद खुल जाती है तो देख कर चौंक जाता है कि वो सपना देख रहा था और वृंदा उसे उठा रही थी। क्या हुआ श्याम, ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, वृंदा कहती है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा था, कहते हुए श्याम अपनी उखड़ती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दिन में तो श्याम सही रहता था, पर जैसी ही रात आती तो श्याम को सपने में शीला ही दिखाई देती थी। श्याम का खाना पीना सब कम हो चुका था। वृंदा को भी चिंता होने लगी, पर श्याम ऑफिस से
ज़्यादा काम का बहाना बताकर बात को टाल देता था। श्याम अभी टेंशन में था कि वृंदा को कैंसर डायग्नोज हो गया और श्याम की ज़िंदगी में भूचाल आ गया। श्याम अभी वृंदा की बीमारी को और अपने घर और ऑफिस सब को जैसे तैसे मैनेज कर ही रहा था कि उसके फ्रेंड को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई। देने से पहले जब ब्लड टेस्ट हुआ तो श्याम को एड्स का पता चलता है। ये सुनकर श्याम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। अब मैं ये सच वृंदा को कैसे बताऊंगा? नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बता सकता। बेचारी, वो खुद अपनी बीमारी से लड़ रही है और अगर मैं उसे सच बताऊंगा तो कहीं वो सदमे में ना आ जाए। नहीं नहीं, उसे नहीं बताऊंगा। पर अगले पल अगर कहीं किसी और से वृंदा को पता चला तो वो कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेगी। इससे अच्छा तो मैं खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लेता हूँ और उससे माफ़ी भी मांग लूँगा। हो सकता है कि वो मुझे माफ़ कर दे। कहकर श्याम चुप हो जाता है और वृंदा की ओर देखता है। वृंदा श्याम की सारी बात सुनकर हैरान हो जाती है। श्याम, शीला सच ही कह रही थी कि तुम सच में खूनी हो। तुमने ना सिर्फ शीला बल्कि उसके जन्मे बच्चे को भी मार दिया और ऊपर से तुमने मेरे विश्वास का भी खून कर दिया है। श्याम, मेरी एक बात का जवाब दो। अगर तुम्हारी जगह मैं किसी दूसरे आदमी के साथ ऐसा करती तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देते, या मैं तुम्हें धोखा देकर किसी पराये पुरुष के साथ बात अधूरी छोड़कर? वृंदा श्याम की ओर देखती है और श्याम अपनी निगाहें नीची करके बैठा हुआ था। शायद उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वृंदा से नज़रें मिलाने की। श्याम, पता है तुम मेरी नज़रों में गिर चुके हो। अगर हमारे बच्चे ना होते तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देती या फिर अपने आप को फांसी लगा लेती। श्याम, तुम अभी मेरे सामने से चले जाओ प्लीज़। कहकर वृंदा अपना चेहरा फेर लेती है। श्याम कुछ देर वृंदा की ओर देखता है और कहता है, जानता हूँ वृंदा, मेरी गलती माफ़ करने योग्य नहीं है। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, पर वृंदा, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर सकती हो प्लीज़? वृंदा, जो तुम कहोगी मैं वो सब करूँगा, बस मुझे एक बार माफ़ कर दो वृंदा। श्याम रोते रोते कहता है। पर वृंदा वो श्याम की ओर देखती भी नहीं है। श्याम कुछ देर खड़ा रहता है, पर जब वृंदा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती तो वहाँ से चला जाता है। आज आसमान में बहुत तेज़ बिजली चमक रही थी और बादल भी ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे। अचानक बारिश भी शुरू हो जाती है। वृंदा बालकनी में आ जाती है और उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बहने लगते हैं। वृंदा श्याम के द्वारा दिए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और सबसे ज़्यादा चिंता तो उसे अपने बच्चों की लग रही थी। उसे इस समय ऐसा लग रहा था कि वो और बच्चे एक नाव में बैठे हैं और नाव बीच मझधार में फंस गई हो। सोचती सोचती वृंदा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। ये कैसी नियति का चक्र है और कैसा भाग्य का खेल है कि आज हम सब की नैया बीच भंवर में डोल रही है। अभी उसका कैंसर भी ठीक नहीं हुआ है और ऊपर से श्याम की ऐसी बीमारी जो ठीक भी होगी या नहीं, और इस बीमारी का इलाज भी तो कितना महंगा है। और वृंदा ना जाने क्या क्या मन में सोचती है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इधर वृंदा, उसकी आंखों से भी बारिश हो रही है। ये अंतर करना मुश्किल था कि बाहर की बारिश तेज़ थी या वृंदा के आंसुओं की। पूरी रात वृंदा सिर्फ अपने आंसू बहाती रही। उसे समय का भी भान ना रहा। फिर जब मोबाइल पर सुबह के 4 बजे का अलार्म बजा तब जाकर वृंदा को कुछ होश आया और वो चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई। इधर दूसरे कमरे में श्याम की मनोदशा भी कुछ ऐसी ही थी। वो भी पूरी रात नहीं सोया था। वो अपने अपराध बोध में ही डूबा जा रहा था। सुबह का सूरज तो निकला, पर वृंदा और श्याम की जिंदगी का सूरज तो जैसे डूब चुका था। आज रविवार था, बच्चे देर तक सो रहे थे और श्याम, वो तो सोया ही नहीं था। उसकी वृंदा के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर श्याम हैरान हो जाता है। तो क्या वृंदा अब उससे बात भी ना करेगी? श्याम मोबाइल लेकर वृंदा के कमरे की ओर जाता है। वृंदा, ऐसा जुल्म मत करो। तुम मुझे मारो, गालियाँ दो, पर ऐसे अपना मुख ना मोड़ो। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरी गलती क्षमा योग्य भी नहीं है, पर एक मौका तो दे सकती हो ना? श्याम लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है। श्याम, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं अब एक पल भी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रुक सकती हूँ।
वृंदा कहती है, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? नहीं वृंदा, तलाक तो तुम्हें मैं नहीं देने वाला हूँ। एक गलती कर चुका हूँ, अब ये दूसरी गलती नहीं करना चाहता हूँ। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, और तुम ऐसी हालत में यूँ दर-बदर होते मैं नहीं देख सकता। हाँ, अब मैं इस घर में कम से कम आया जाया करूँगा। वैसे भी अब मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑफिस में ही बिताऊँगा, ताकि ज़्यादा पैसा तुम्हारे और बच्चे के लिए जोड़ सकूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। श्याम की बात सुनकर वृंदा चौंक जाती है और फपक फपक कर रोने लगती है। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ श्याम? आखिर मुझे किस कसूर की सज़ा दे रहे हो? कहते हुए वृंदा श्याम की कॉलर पकड़कर उसे झिझोड़ देती है। ना तुम मुझे जीने देते हो और न चैन से मरने देते हो। कहते हुए वृंदा श्याम के गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारती है, और जब थक जाती है तो वहीं श्याम के कंधे पर निढाल हो जाती है, और श्याम भी चुपचाप वृंदा से थप्पड़ खा लेता है। वृंदा, मैं तो इस तरह रो भी नहीं सकता हूँ। मुझे इस समय बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। शायद अब जब तक जिंदा रहूँगा तब तक अपने पाप को झेलना मेरी नियति है, और तुम्हारी नीति मेरे जैसे पापी इंसान को झेलना है। श्याम मन ही मन कहता है और वृंदा को बिस्तर पर लिटाता है, और वृंदा भी ना जाने क्या क्या बड़बड़ाए जा रही थी, और फिर थोड़ी देर बाद उसका बड़बड़ाना बंद हो जाता था। शायद वृंदा नींद में चली गई थी या बड़बड़ाते हुए थक चुकी थी। श्याम वृंदा को चादर उड़ाकर बाहर आ जाता है। सब इस तरह बिखरेगा, ये तो शायद श्याम और वृंदा ने सपने में भी नहीं सोचा था, पर जो घटित होना है वो होकर ही रहता है। वरना किसने सोचा था कि एक हंसता खेलता परिवार इस तरह बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। बच्चों के सामने दोनों ऐसे दिखाते थे कि सब ठीक है, और बच्चों के स्कूल जाते ही एक अलग ही रूप में दोनों आ जाते थे। श्याम अब बहुत देर से ऑफिस से घर आता और सुबह जल्दी चला जाता। जाने कब तक ऐसा चलता, पर शायद नीति भी कुछ और खेल रच रही थी कि एक दिन श्याम का फ़ोन बजता है। प्लीज़ जल्दी आइए, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए जल्दी से। और फ़ोन कट जाता है। हेलो हेलो रवि कहता ही रह जाता है, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। श्याम जैसी हालत में था वैसे ही हॉस्पिटल की ओर दौड़ता है। वहाँ जैसे ही वो रवि को देखता है, उसकी चीख निकलते निकलते रह जाती है। रवि के पूरे चेहरे पर पट्टियाँ बंधी थी, और डॉक्टर कह रहे थे उसे खून की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन रवि की हालत हुई कैसी, श्याम सोचता है। पर अभी इन बातों का समय नहीं था। डॉक्टर कह रहे थे कि इमरजेंसी है। रवि उस इंसान को भी देखने की कोशिश करता है जिसने फ़ोन पर रवि के एक्सीडेंट की इत्तला दी थी, पर वो आदमी नहीं मिलता है। सर जल्दी ब्लड का इंतज़ाम करिए, नर्स श्याम से कहती है। जो रवि का ब्लड ग्रुप था वही श्याम का था। वो कहने ही वाला था कि उसका खून ले ले, पर अचानक उसे याद आता है कि उसे तो एड्स है, और वृंदा को श्याम बताना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वृंदा को पता चलता तो उसकी तबीयत भी खराब हो जाती। और अभी वृंदा वैसे ही टेंशन में चल रही थी। रवि की कुछ समझ में नहीं आता, श्याम को कुछ समझ में नहीं आता। इधर डॉक्टर जल्दी से ब्लड के इंतज़ाम करने के लिए कह रहे थे। हार कर श्याम ब्लड बैंक जाता है। वहाँ से रवि के लिए ब्लड अरेंज करता है। डॉक्टर कहते हैं कि सर पर ज़्यादा चोट लगने के कारण अगले 24 घंटे रवि के लिए क्रिटिकल हैं। अगर 24 घंटे में होश आ जाता है तो सब ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर होश ना आया तो ये सोचकर ही रवि को घबराहट होने लगती है। अब श्याम को चिंता हो जाती है कि वृंदा को कैसे बताए। वृंदा को बताने का मतलब और ज़्यादा परेशानी खड़ी होना था, पर उसे बताना तो पड़ेगा ही। श्याम भगवान का नाम लेकर वृंदा को फ़ोन लगाता है। हालांकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वृंदा उसका फ़ोन नहीं उठाएगी, पर अभी रवि की जान का सवाल था तो बताना ज़रूरी था। जो होगा सो देखा जाएगा, और अब इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा, श्याम अपने मन में सोचता है। श्याम घर पर वृंदा के मोबाइल पर फ़ोन लगाता है। फ़ोन अनन्या ने उठाया। हेलो पापा। हेलो बेटा। बेटा मम्मी कहाँ हैं? पापा मम्मी सो रही हैं, आप कहें तो उठा दूँ? हाँ बेटा, उन्हें उठा दो और मेरी बात करा दो। हेलो, श्याम बोला। वृंदा कहती है। वृंदा,
वो रात रवि का एक्सीडेंट हो गया है, अभी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और फिर श्याम पूरी बात बताता है। ये सुनकर वृंदा के हाथ से मोबाइल छूट जाता है और वो जैसी ही वैसी थी हॉस्पिटल के लिए जाने लगती है और पड़ोस वाले शर्मा जी को अनन्या और सूरज का ध्यान रखने को कह जाती हैं। श्याम हॉस्पिटल में बने मंदिर में भगवान के सामने आंखें बंद कर बैठ प्रार्थना करता है। हे प्रभु, मेरे बच्चे को सही कर दो भगवान, मेरी गलतियों की सज़ा मेरे बच्चों को मत दीजिए भगवान। और श्याम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। श्याम, श्याम कहाँ हो? बदहवास सी वृंदा की आवाज़ श्याम के कानों में पड़ती है। श्याम जल्दी से दौड़कर वहाँ जाता है। श्याम को देखते ही वृंदा श्याम के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। श्याम, रवि कैसा है? उसे होश आया क्या? वृंदा रोती हुई कहती है। नहीं वृंदा, अभी तो नहीं आया, अगले 24 घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि उससे पहले होश आ जाए। श्याम कहता है। श्याम, अब तो किसी को नहीं छोड़ेगी, उसकी आत्मा बदला ले रही है। श्याम, वृंदा रोते रोए कहती है। वृंदा, तुम पागल हो गई हो क्या? शीला मर चुकी है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं, समझी? और तुम ये पागलपन का भूत निकाल दो जरा अपने दिमाग से। श्याम कहता है। पर वृंदा बार बार यही कही जाती है। मिस्टर श्याम, एक नर्स आकर कहती है। जी सिस्टर। मिस्टर श्याम, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। वृंदा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। श्याम कहता है। नहीं, मैं भी चलूँगी, वृंदा कहती है। वृंदा, तुम यहाँ आईसीयू के बाहर बैठो, मैं बस अभी आया। कहते हुए श्याम अकेले ही डॉक्टर से मिलने चला जाता है और वृंदा मन मार कर आईसीयू के पास चली जाती है। तभी आईसीयू के गेट पर लगे ग्लास के अंदर उसे पट्टियों से बंधा रवि दिखता है और रवि के पास उसे एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वृंदा उस औरत का चेहरा गौर से देखती है तो वृंदा की जोर से चीख निकल जाती है। शीला, तुम यहाँ? कहते हुए वृंदा बेहोश हो जाती है। वृंदा की चीख सुनकर सब लोग वहाँ आ जाते हैं। श्याम और डॉक्टर भी वहाँ दौड़ कर आते हैं। वृंदा को जल्दी से लिटाया जाता है और उसके ऊपर पानी की छींटे डाले जाते हैं, जिससे वृंदा को होश आ जाता है। शीला, तुम मेरे बच्चे के पास क्या कर रही हो? होश में आती ही वृंदा जोर से चिल्लाती है। वृंदा, होश में आओ, कहाँ है शीला? श्याम कहता है। श्याम, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अभी अभी शीला को रवि के पास देखा था। फिर शीला? वृंदा, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, शीला मर चुकी है, वो यहाँ कैसे आएगी? श्याम, मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ, वृंदा रोते हुए श्याम से कहती है। वृंदा, अपने आप को संभालो प्लीज़, इस तरह पागलपन मत करो प्लीज़। चलो मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम घर पर जाकर थोड़ा आराम कर लो। श्याम कहता है। श्याम, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है? मैं सही कह रही हूँ, वृंदा गुस्से में कहती है। अच्छा, कहाँ है शीला? जरा मुझे भी दिखाओ। कहते हुए श्याम वृंदा का हाथ पकड़कर उसे आईसीयू में ले जाता है। बताओ, कहाँ है शीला? हाँ बताओ, मुझे तो नहीं दिख रही है शीला। वृंदा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है, अब तुम घर जाकर आराम करो। नहीं श्याम, मैं अपने बच्चे को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं सच कह रही हूँ श्याम, मेरा यकीन करो, मैंने शीला को देखा है। वृंदा चिल्ला कर कहती है। वो शीला मेरे बच्चे को मार देगी। कहते हुए वृंदा फिर से रो देती है। शीला का ऐसा बिहेवियर देखकर श्याम वृंदा को वहाँ रुकने नहीं देना चाहता है। वृंदा एकटक आईसीयू के बाहर से रवि को देख रही थी। उसे लग रहा था कि शीला की आत्मा जरूर उसके बच्चे को नुकसान पहुँचाएगी। तभी श्याम का मोबाइल बजता है। पापा, आप और मम्मी कितनी देर में घर आओगे? और रवि भैया भी अभी तक नहीं आए हैं, अनन्या कहती है। बेटा, रवि भैया की तबीयत सही नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, मैं अभी आपकी मम्मा को लेकर आता हूँ, तब तक आप अपना और सूरज का ध्यान रखना, कहकर श्याम फ़ोन कट कर देता है। श्याम वृंदा को ज़बरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करता है, पर वृंदा कैसे भी तैयार नहीं होती है, तो हार कर श्याम अकेले ही घर चला जाता है। पूरे हॉस्पिटल में अंधेरा होने पर सारी की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, पर एक अजीब सा सन्नाटा पूरे हॉस्पिटल में पसरा हुआ दिखाई देता है। वृंदा आंखें बंद की हुई कुर्सी पर तेल लगाए हुए बैठी थी कि तभी वृंदा को कुछ आहट सी सुनाई देती है, तो वृंदा अचानक से आंखें खोल देती है। अचानक वृंदा को एक साया अचानक से
तेज़ी से जाता हुआ दिखाई देता है और फिर वो साया अचानक से गायब हो जाता है। वृंदा के माथे पर अचानक पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। वो हिम्मत करके उस साये के पीछे जाती है कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। तो वो चौंक कर चिल्ला कर पीछे देखती है तो उसे श्याम दिखाई देता है। वृंदा राहत की सांस लेती है। क्या हुआ वृंदा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? श्याम पूछता है। कुछ नहीं श्याम, बस ऐसे ही। अच्छा, तुम इतनी जल्दी घर से कैसे वापस आ गई? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम घर के लिए निकले थे, वृंदा कहती है। और ये तुम्हारी आवाज़ कैसे भारी हो रही है? कुछ नहीं वृंदा, तुम्हें वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, श्याम कहता है। अचानक वृंदा को ऐसा लगता है कि उसे ठंड लग रही है। जो अभी थोड़ी देर पहले पसीना आ रहा था वो भी जाने कहाँ सूख कर गायब हो गया है। श्याम, ये अचानक से ठंड क्यों लग रही है? कहते हुए वृंदा जैसे ही श्याम का हाथ पकड़ती है वैसे ही चौंक जाती है। श्याम का हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था। श्याम, तुम्हारा हाथ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है, कहते हुए वृंदा श्याम की ओर देखती है, पर श्याम के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है। श्याम, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? वृंदा कहती है। मैम, आप यहाँ क्या कर रही हो? जानती हो यहाँ कैसे किसी का आना मना है? यहाँ लाशें रखी जाती हैं, ये मर्चरी है। और आप ये किससे बात कर रही हो? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तभी एक वार्ड बॉय आकर वृंदा से कहता है। वृंदा एकदम से चौंक जाती है। मैं ये कहाँ आ गई? अभी तो मैं आईसीयू के बाहर कुर्सी पर बैठी थी और अब यहाँ कैसे? और श्याम भी तो मेरे साथ थे, वो कहाँ चले गए? वृंदा मन में विचार करती है। मैडम चलिए, किस सोच में हो? वार्ड बॉय कहता है। वार्ड बॉय की बात सुनकर वृंदा की तंत्रा भंग होती है और वो भी बाहर आ जाती है। तभी वृंदा को श्याम आता हुआ दिखाई देता है। वृंदा, तुम कहाँ थी इतनी देर से? तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम आखिर कहाँ चली गई थी? श्याम पास आकर चिंतित होते हुए पूछता है। वृंदा श्याम को देखकर चौंक जाती है। उसके कपड़े भी चेंज हो चुके थे और वृंदा जैसे ही श्याम को छूती है तो उसे श्याम की बॉडी अब उसे गर्म महसूस होती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वृंदा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। वृंदा को यूं परेशान देख कर श्याम परेशान हो जाता है। वृंदा, क्या हुआ? तुम ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठी हो? वृंदा चुप रहती है। श्याम की बात का कोई जवाब नहीं देती है। वृंदा, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। कहते हुए श्याम वृंदा के दोनों कंधे पकड़कर हिला देता है। दूर रहो, मुझे मत छुओ, समझे तुम? कहते हुए वृंदा श्याम के दोनों हाथ झटक देती है। तुम श्याम नहीं हो सकते हो, श्याम तो अभी अभी यहीं था, वृंदा कहती है। तुम होश में तो हो, ये क्या बक रही हो? मैं श्याम ही हूँ। तुमने होश में रहने ही कब दिया श्याम? और अब तो शीला की आत्मा भी आ चुकी है बदला लेने को। श्याम, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी, पर अभी तो हाल फिलहाल रवि की जान खतरे में दिखाई दे रही है। श्याम, जानते हो अभी अभी तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा भेष धारण करके शीला की आत्मा आई थी। तुम बिल्कुल ही पागल हो चुकी हो वृंदा। तुम्हें सदमा बैठ गया है रवि के एक्सीडेंट का। और ये तुम क्या बार बार शीला की आत्मा की बातें कर रही हो? मान क्यों नहीं लेती हो कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? इसीलिए मैं तुम्हें घर जाने के लिए कह रहा था, जिससे तुम्हारे दिमाग को और शरीर को आराम मिल सके। पर तुम्हें तो जल्दी थी ना घर जाने की। और अब देखो कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो। कितनी बार कहूँ कि कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है। श्याम कहता है। अच्छा, अगर ये मेरे दिमाग का फितूर होता तो मैं मर्चरी में नहीं होती, समझे? तुम श्याम हो तो थोड़ी देर पहले तुम्हारे भेष में कौन था? वो पक्का शीला की आत्मा थी। और जब मैंने उसे छुआ तो एकदम लाश जैसी ठंडी थी। तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, पर मुझे पक्का यकीन है कि शीला की आत्मा हमारे आसपास ही है। सब तुम्हारी गलती है श्याम, सब तुम्हारी गलती है, समझे? आज तुम्हारे ही कर्मों का भुगतान मेरा बच्चा भुगत रहा है। कहते हुए वृंदा की आंख से आंसू बहने लगते हैं। अभी श्याम और वृंदा आपस में उलझ रहे थे कि अचानक श्याम को अपने कानों में
एकदम से तेज हवा की सनसनाहट सुनाई देती है और श्याम को ऐसा लगता है जैसे उस हवा में कुछ शब्द घुले हुए हैं जो उसके कान में कुछ कह रहे हैं। अचानक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लटकता हुआ बल्ब हिलने लगता है और बार बार चालू बंद होने लगता है और तभी एक साया उन दोनों की आंखों के सामने से गुजरता हुआ दिखाई देता है। श्याम, श्याम देखो, ये शीला ही है, वृंदा श्याम की बाँह झिझोड़ते हुए कहती है। पर श्याम जैसे वो हिप्नोटाइज हो चुका था और वो उस साए के पीछे जाने लगता है। वृंदा श्याम को पकड़ने और रोकने की कोशिश करती है तो श्याम उसे ज़ोर से धक्का देता है जिससे वृंदा नीचे गिर जाती है और श्याम वो तो उस साए के पीछे पीछे चला जाता है। कोई है? डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, अरे कोई है, प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई रोको। वृंदा उठने की कोशिश करते हुए कहती है। वृंदा गिरती पड़ती लड़खड़ाती हुई श्याम के पीछे पीछे जाती है पर उसे श्याम नहीं दिखाई देता है। वृंदा पागलों की तरह श्याम को ढूंढती है। वो एक बहुत ही तेज चीख सुनाई देता है। वृंदा दौड़कर उस चीख की दिशा में भागती है। चीख एक कमरे के अंदर से आ रही थी। वृंदा जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो वृंदा के मुंह से एक जोर की चीख निकलती है। सामने श्याम की लाश पंखे से लटकती हुई दिखाई देती है। ये देखकर वृंदा वहीं बेहोश होने वाली होती है कि वृंदा को अपने पीछे रवि की चीख सुनाई देती है। वृंदा मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रवि उसे हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है और वो ज़ोर ज़ोर से वृंदा को रो रो कर पुकार रहा था, मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ प्लीज़। वृंदा जैसे ही रवि के पास जाती है तो रवि गायब हो जाता है और वृंदा रवि का नाम लेकर वहीं बेहोश हो जाती है। वृंदा, वृंदा उठो, क्यों चिल्ला रही हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? वृंदा जैसे ही आँख खोलती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि श्याम उसकी नज़रों के सामने था। देखकर वृंदा एकदम भड़बड़ा कर उठती है। श्याम, रवि को बचाओ प्लीज़, शीला की आत्मा उसे बहुत परेशान कर रही है। और एकदम से वृंदा को याद आता है कि श्याम भी तो पंखे से लटका हुआ था। वृंदा जोर से श्याम को धक्का देती हुई उठती है और आईसीयू की ओर दौड़ लगाती है। वृंदा रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो, पागल हो गई हो क्या? कहते कहते श्याम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खेल जाती है। वहाँ जाकर वृंदा देखती है रवि को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा है। वृंदा डॉक्टर से रवि की हालत के बारे में पूछती है तो डॉक्टर कहते हैं कि रवि की हालत बिगड़ती जा रही है, उसके सर के अंदर ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है और हमें तुरंत ही रवि का ऑपरेशन करना होगा। ये सुनकर वृंदा श्याम के पास जाती है। श्याम, देखो ना डॉक्टर क्या कह रहे हैं, रवि की हालत बिगड़ रही है, तुम कुछ क्यों नहीं कहते हो? वृंदा रोती, श्याम तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? कहते हुए वृंदा, श्याम देखो ना डॉक्टर क्या कह रहे हैं, रवि की हालत बिगड़ती जा रही है, तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? वृंदा रोते हुए कहती है। श्याम तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? कहते हुए वृंदा जैसे ही सामने देखती है तो श्याम वहाँ पर नहीं है। तभी उसकी नज़र स्ट्रेचर पर पड़ती है जिस पर एक डेड बॉडी सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई जा रही थी और एक आदमी उसे लिए जा रहा था। अचानक उस बॉडी के चेहरे से कपड़ा हट जाता है। जैसे ही वृंदा उस डेड बॉडी का चेहरा देखती है तो वो सन्न रह जाती है क्योंकि ये तो श्याम की बॉडी थी। रुक जाओ, ये श्याम को लेकर कहाँ जा रहे हो? वृंदा पूछती है। श्याम की बॉडी देखकर वृंदा घबरा जाती है। भैया रुको प्लीज़, ये कहाँ लिए जा रहे हो? ये मेरे पति हैं और ये सफ़ेद चादर क्यों उड़ाए हुए हो? मैडम, इनकी मौत हो चुकी है और हमें इनकी लाश बहुत ही बुरी हालत में हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 3 के बाथरूम में मिली है और अब पोस्टमार्टम के लिए इनकी बॉडी को हम ले जा रहे हैं। वार्ड बॉय कहता है, वार्ड नंबर 3, ये तो मर्चरी के पास वाला रूम है ना? वृंदा चौंक कर कहती है, जी मैडम, वार्ड बॉय कहता है और बॉडी को ले जाने लगता है। अरे रे रुको, तुम ऐसे कैसे ले जा सकती हो? ये मेरे पति हैं। अभी वृंदा ये कह ही रही थी कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए वृंदा के पास आते हैं और वृंदा से कहते हैं कि आई एम सॉरी वृंदा जी, हम आपकी बच्चे को बचा नहीं पाए, ही इज़ नो मोर। कहते हुए डॉक्टर चले जाते हैं। वृंदा की तो कुछ समझ भी नहीं आता कि वो क्या करे। वृंदा का जी कर रहा था कि वो जार जार रो ले। वृंदा श्याम की बॉडी के पास जाती है और उसके सीने को पकड़ते हुए कहती है, श्याम तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैं बार बार तुमसे कह रही थी कि शीला की आत्मा
हमारे आसपास ही है, पर तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया और तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं था ना, और तुम्हें तो मैं पागल नज़र आ रही थी। और अब देखो ना क्या से क्या हो गया। श्याम, श्याम तुम सुन रहे हो ना, यूँ खामोश मत रहो ना। श्याम बताओ मैं क्या करूँ। जानते हो रवि भी नहीं रहा। श्याम सुन रहे हो ना, हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम कुछ तो बोलो। रोते हुए वृंदा को अचानक अपने दोनों बच्चे अनन्या और सूरज का ध्यान आता है और वो बदहवास सी घर की ओर भागती है। ये शीला मेरे दोनों बच्चों को नहीं छोड़ेगी, वृंदा बड़बड़ाती हुई कहती जाती है और अपने घर पहुंचती है तो हैरान हो जाती है। मम्मी आप कहाँ थी इतनी देर से, अनन्या कहती है। वृंदा कुछ कहने ही जा रही थी कि उसकी नज़र अचानक श्याम पर पड़ती है। श्याम तुम यहाँ। वृंदा वहाँ पर श्याम को देखकर चौंक जाती है। तुम यहाँ, तुम तो मर चुके हो ना, मैं अभी अभी तुम्हारी डेड बॉडी देख कर आ रही हूँ। श्याम तुम जिंदा कैसे हो गए। अगर वो श्याम है तो फिर ये मेरे सामने कौन कौन से श्याम हैं। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है, तुम मुझे बताओ, आखिर तुम कौन हो। कहते हुए वृंदा श्याम का कॉलर पकड़कर खींचती है तो अचानक से श्याम गायब हो जाता है और वृंदा के हाथ खाली रह जाते हैं। शीला मैं जानती हूँ ये तुम हो और तुम ही ये सब कर रही हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रही हो। आखिर तुम क्या चाहती हो और ये सब क्यों कर रही हो, बोलो। वृंदा चिल्लाते हुए कहती है। अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो प्लीज़ मेरे सामने आओ शीला, प्लीज़ तुम एक बार तो मेरे सामने आओ। वृंदा बार बार शीला का नाम लेकर उसे बुलाती है। अचानक शीला को सामने दर्पण में अचानक वृंदा को सामने दर्पण में एक धुंधला साया दिखाई देता है और वो धुंधला साया एकाएक दर्पण से निकलकर वृंदा के सामने आ जाता है। साए की वृंदा के सामने आते ही अचानक कमरे में रखी सारी चीज़ें हिलने लगती हैं। लकड़ी का रैक जो कि कमरे के दरवाजे के बिल्कुल करीब रखा था अचानक खड़बड़ाने लगता है और उस रैक पर रखी बच्चों की सुंदर सुंदर फोटो फ्रेम सब नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वृंदा के दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वृंदा को कसकर पकड़ लेते हैं। साए को अपने एकदम सामने देखकर वृंदा के मुंह से एक जोर की चीख निकलती है, जिसे सुनकर अनन्या और सूरज भी जोर से चिल्लाने लगते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे चिल्लाने का, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी। कहते हुए वो साया जोर से अट्टहास करता है। वृंदा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। मम्मी, मम्मी ये आप चिल्ला क्यों रही हो, और ये हमारे सामने ये कौन है। अनन्या और सूरज डरते हुए कहते हैं। कुछ नहीं बेटा, कहते हुए वृंदा अपने दोनों बच्चों को अपने कलेजे से चिपका लेती है। आखिर तुम चाहती क्या हो शीला, वृंदा अपने दिल की धड़कन पर काबू करते हुए कहती है। तुम्हारे दोनों बच्चों की मौत, एक डरावनी मगर ठंडी आवाज़ गूंजती है। देखो शीला, मैं मानती हूँ श्याम ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। श्याम की ओर से मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ वृंदा हमें माफ़ कर दो। प्लीज़ शीला हमें माफ़ कर दो। वृंदा कहती है। माफ़ कर दूँ? कभी नहीं। मैंने अपना बच्चा खोया है। उस बेचारी की क्या गलती थी जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया था। उसके जन्म लेने से पहले ही उसको मार दिया, शीला की आत्मा कहती है। लेकिन शीला, तुमने श्याम को उसकी की सज़ा तो दे दी और तुमने मेरे बच्चे रवि का भी खून कर दिया शीला, और कितनी की जाने लोगी। कैसी माँ हो तुम, जो दूसरी माँ का दर्द देखकर अपना दर्द कम करने की क्रूर कोशिश कर रही हो। वृंदा चिल्लाती हुई कहती है। शीला, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी जानती हूँ कि संतान खोने का दर्द क्या होता है। शीला, तुम एक घड़ी अपने बदले की भावना को दूर रखकर सिर्फ एक पल के लिए सोचो कि क्या सचमुच तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा इन मासूम बच्चों की जान लेकर। तो ठीक है, मैं तुम्हें खुद अपने बच्चे तुम्हारे हवाले कर देती हूँ, पर इतना सोचना शीला, इन बच्चों को मार कर भी तुम्हारी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। तुम यूँ ही भटकती रहोगी जन्मों जन्मों तक। कहते कहते वृंदा का गला रूंध जाता है और वो अपने दोनों बच्चों को अपने कलेजे से चिपका कर जोर जोर से रोती है। डर के मारे वृंदा और उसके दोनों बच्चे अपनी आंख बंद कर लेते हैं। अचानक एक सन्नाटा सा कमरे में पसर जाता है। एक गहरी खामोशी चारों ओर फैल जाती है। जब कुछ देर तक कोई हलचल नहीं होती तो वृंदा और उसके बच्चे
अपनी आँख खोल देते हैं और जो नज़ारा सामने होता है उसे देखकर वृंदा हैरान हो जाती है। जब काफ़ी देर तक कोई हलचल नहीं होती तो वृंदा और बच्चे अपनी आँख खोल देते हैं और जो नज़ारा होता है वो काफ़ी हैरान करने वाला होता है। सामने शीला की आत्मा चुपचाप खड़ी हुई है और उस आत्मा की आंखें से आंसू भी गिर रहे थे। वृंदा हैरानी से शीला की आत्मा को यूँ रोती हुई देख रही थी। वृंदा, मुझे माफ़ कर दो। अपने गुस्से और लालच में मैं अंधी हो चुकी थी और मुझे सही गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जब मैंने अपनी मर्यादा तोड़ दी और गर्भवती हो गई तो मैंने ही श्याम पर तुम्हें छोड़ देने और तलाक देने के लिए जोर डाला था, जिसे श्याम ने मना कर दिया था। तब मैं गुस्से से सड़क पर आ गई थी और मेरा एक दूसरे वाहन से एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरी मौत हो गई और साथ में मेरा होने वाला बच्चा भी मर गया। और मेरी आत्मा श्याम को और उसके परिवार को अपनी मौत की वजह मानने लगी और तुम सबकी मृत्यु मेरी मुक्ति का सबब थी। श्याम की मौत से मेरा बदला पूरा नहीं हुआ तो मैं श्याम के पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहती थी और जिसमें मैं कामयाब भी हो रही थी। पर वृंदा, आज तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी और मैं समझ गई कि गलत का परिणाम गलत ही है। जितनी श्याम की गलती थी उससे कहीं ज़्यादा तो मेरी गलती थी। वृंदा, श्याम को तो मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकती हूँ, पर अब मैंने श्याम को भी माफ़ कर दिया है। और हाँ, रवि भी ठीक हो जाएगा। जाने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अभी जा रही हूँ, पर दोबारा जन्म लेकर जल्दी ही लौट कर तुम्हारे पास आऊँगी। और अचानक एक धुआं सा चारों ओर दिखाई देता है और शीला की आत्मा उस धुएं में घुल जाती है और गायब हो जाती है। अचानक उस धुएं में वृंदा को श्याम की आकृति भी दिखाई देती है। ये श्याम की आत्मा थी जो एक आखिरी बार वृंदा से मिलने और उसे देखने आई थी। शीला द्वारा श्याम को माफ़ कर देने से श्याम की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई थी। शीला देखती है कि सफ़ेद कपड़े में लिपटी श्याम की आत्मा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और आँख में आंसू थे। श्याम, शीला धीरे से कहती है, वृंदा, अब मुझे भी जाना होगा। बस तुम भी एक बार मुझे माफ़ कर दो वृंदा, ताकि मेरी आत्मा को सुकून मिल सके। और हाँ, ऊपर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा शीला, श्याम की आत्मा कहती है। श्याम, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया। आखिर गलती भी इंसानों से ही होती है, पर तुम हमें छोड़कर मत जाओ श्याम, प्लीज़, वृंदा रोते हुए कहती है। वृंदा का दिल तड़प रहा था। कुछ देर तक श्याम की आत्मा शीला को देखती रहती है पर बोलती कुछ नहीं है। और जब शीला अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है तो श्याम की आत्मा भी धुएं में मिल जाती है और वो धुआं भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। शीला स्तब्ध सी खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हुआ। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि श्याम अब उसके पास कभी भी नहीं आएगा। उसके दिल की हालत बस वही समझ सकती थी। जिस तरह के हालात को उसने जिया और उसने जिस तरह आत्माओं को देखा और महसूस किया, उसको केवल वही समझ सकती है। और दूसरे लोग शायद ही उसकी बात पर विश्वास करें, पर सत्य है कि हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है और भाग्य भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और हम सबकी नीति पहले से ही ईश्वर ने निर्धारित की है और अपनी उसी नीति को प्राप्त करने के लिए हम वैसे ही कर्म करते हैं। चलो बच्चों, अब ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। बहुत रात हो गई है। अब तुम सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ और अब मैं भी सोना चाहती हूँ। दादी बन चुकी वृंदा अपनी आराम कुर्सी पर बैठी अपनी नाती पोतों से घिरी अपनी कहानी सुना रही थी। वृंदा ना जाने कितनी बार ये कहानी सुना चुकी थी और हर बार बच्चे उसी कहानी को सुनने के लिए जिद करते थे। दादी माँ तभी एक बहुत प्यारी सी लगभग 15 साल की बच्ची वृंदा के पास आकर बैठती है। आ गई तू? वृंदा कहती है। कैसे ना आती दादी माँ, आपके बिना मुझे नींद नहीं आती है, कहती हुई खिलखिलाने लगती है। और ये कोई नहीं, ये रवि की बच्ची श्री थी, लेकिन शक्ल में बिल्कुल शीला जैसी ही थी। शीला की आत्मा ने अपना वादा निभाया और वो वृंदा के घर रवि की बेटी के रूप में आ गई थी। अच्छा चल, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। जब तक तू जरा बस ये बिस्तर एक सा कर, वृंदा कहती है। हाँ, मुझे पता है। जब तक आप दादाजी की तस्वीर से बात नहीं करती सोने से पहले तो आपको नींद नहीं आती, कहती हुई श्री बेड एक सा कहती है। श्याम, देखो ना, हमारे बच्चे सब बड़े हो गए और सबकी शादी भी हो गई। और पता है,
हमारे कितने प्यारे प्यारे नाती पोते हैं, सब हैं श्याम, बस एक तुम ही नहीं हो। और श्याम के बिना वृंदा का कोई वजूद नहीं है। अब बस बहुत दिन हो चुके तुम्हारे बिना, अब और नहीं रहा जाता। अब मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। आओ ना श्याम, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। तुमने कहा था ना कि तुम मेरा ऊपर इंतज़ार करोगे, तो अब लेने भी आ जाओ। दादी माँ, अगर दादाजी से आपकी बातें ख़त्म हो चुकी हों तो आ जाओ। मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है। जब देर तक वृंदा नहीं आती तो श्री वहाँ जाती है तो चौंक जाती है। वृंदा वही श्याम की तस्वीर के सामने गठरी सी बनी बैठी थी। श्री जैसे ही वृंदा को हाथ लगाती है वो वहीं लुढ़क जाती है।